शरीर उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तो ये समर्थन पेटेंट में है। तो फिर हम समझे वाइट 125 डीसीसी शरीर में कैसे बनता है। तो ये एक ही जगह नहीं बनता। यही सब चीजें गुरुजी ने सब पढ़ाई की, बहुत पढ़ाई करते थे ना गुरुजी, तो ये सब चीजें उन्होंने ध्यान दिया है। तो यह 3 अंगों की साझी मेहनत से बनता है। 3 अंग। तो कौन कौन से 3 अंग है? अभी आपको फार्मूला मालूम है तो आपको पता है, लेकिन फिर भी कौन कौन से 3 अंग है? लिवर, पैराथायरॉइड ग्रंथि जो पैराथायरॉइड हार्मोन बनाता है, और किडनी। तो ये 3 अंग। और ध्यान दीजिए, गुरुजी ने भी अलग अलग जगह में लिखा है, इनमें से कोई एक भी ठीक से काम न करे, चाहे वो लिवर हो, चाहे वो पैराथायरॉइड ग्रंथि हो, चाहे वो किडनी हो, इनमें से कोई एक भी ठीक से काम नहीं करे तो 125 डीसीसी नहीं बनेगा। इसीलिए ही कुछ लोगों में ये हम जब मैंने थेरेपिस्ट में बताते हैं, सर हमने 125 डीसीसी दे दिया है लेकिन उनको लाभ नहीं मिल रहा है। क्यों लाभ नहीं मिल रहा है? या तो उनके लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो उसके लिए तो 1 पॉइंट लिवर सपोर्ट देना ही चाहिए। और अनेक लोग हम बोलते हैं पेशेंट के पास टाइम नहीं है, तो हम बोलते हैं पेशेंट को मेरे से बात कराओ, हम उनको समझाएंगे। अगर एक व्यक्ति अपने लिए इतना भी नहीं कर सकता है, 1 पॉइंट लिवर इंटू 6 दिन में 3-4 बार नहीं ले सकता है, तो उसको उसको हम क्या करें? गुरुजी इसके लिए बोलते थे उसके भी गुरुजी का एक किस्सा मुझे याद आ गया। तो क्या बोलते थे? बोले बहुत सहज रूप से बोलते थे। अच्छा, तो बोलते थे मैंने वो या तो पेशेंट या उनकी वाइफ कोई बोलेंगे गुरुजी इनके पास टाइम ही नहीं रहता है, सुबह 8 बजे 9 बजे चले जाते हैं तो रात को 9 बजे आते हैं, तो ऑफिस में बहुत काम रहता है। तो गुरुजी पूछते थे चलो एक काम करो, बाजू वाले को मेरे पास भेज दो, मैं उसको ट्रीटमेंट दे दूंगा, ठीक हो जाएगा। तो वो पेशेंट पहले बहुत बहुत मैंने आराम से सुनते रहेंगे, बाजू वाले को भेज दो और उसको ट्रीटमेंट दे दूंगा। अब वो बोलेंगे क्या गुरुजी आप क्या बोलते हैं? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ, क्या आपके हस्बैंड को ठीक करने के लिए मैं किसी और को ट्रीटमेंट दे सकता हूँ क्या? या आपको तो करना पड़ेगा, 1 पॉइंट लिवर तो लेना ही पड़ेगा, उनको खुद लेना पड़ेगा। तो ऐसे समझा। तो ये जो क्या तो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत बहुत मैंने सामान्य चीज है, लेकिन लोग समझते नहीं है, उनको कभी कभी ऐसे बोलना पड़ता है। अच्छा गुरुजी उनके उम्र में ऐसे बोल सकते हैं, आप कुछ हंसी मजाक में कुछ और बोल दीजिए ऐसे, या गुरुजी ने ऐसे कहा ऐसे बोल दीजिए, ये तो बोल सकते हैं ना। आप डायरेक्टली उनको नहीं बोल सकते, तो ऐसे बोलिए क्योंकि आपकी उम्र कम है। तो ये समझ लेना। लेकिन किसी भी तरीके से हमको 125 डीसीसी के लिए सबसे पहले लिवर को उकसाना जरूरी है। अच्छा, फिर पैराथायरॉइड ग्रंथि, आप बोलेंगे पैराथायरॉइड ग्रंथि को किससे उकसा सकते हैं? जरूरत नहीं है पैराथायरॉइड ग्रंथि वगैरह को उकसाने की। सिर्फ उनका जो है नेक के मसल्स जो है ये टाइट नहीं होना चाहिए। इसके लिए उनको रोज बोलो कि इधर थोड़ा सा आड़ी चला दो, थोड़ा सा इसको थपथपा दो, यहाँ इस जगह में कड़कपन नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसमें एक चीज शेयर करता हूँ। हाई बीपी जिनको आता है उनके उनका एक बहुत महत्वपूर्ण गुण क्या है? एक्चुअली वो अवगुण है, गुण नहीं है, अवगुण है। पता है? आपको पता होगा, वो है गुस्सा। उसको गुस्सा आता है, और गुस्सा आने से क्या होता है? यहाँ के मसल्स जो है टाइट हो जाते हैं। समझिए, आप जब रामन ट्रीटमेंट देते हैं ना, किसी को अगर इधर के मसल्स टाइट है आपको पता चल जाएगा ना रामन ट्रीटमेंट से। तो पूछना इनके वही को पूछना क्या इनको कभी कभी गुस्सा आता है क्या? कभी कभी बोलना। तो बोलेंगे क्या कभी कभी सर, वो तो हर रोज हर बात पर गुस्सा करते हैं। तो बोलना देखो मुझे इनके हाँ इनको छूते ही मुझे पता चल गया ये गुस्से वाले हैं। तो भाई साहब, अंकल जो भी है, आप इसको मैंने थोड़ा गुस्सा कम कर लीजिए ना, देखिए आपके मसल कितने टाइट है, इससे आपके पैराथायरॉइड ग्रंथि पर कैल्शियम पर प्रभाव पड़ेगा। ऐसे समझाओ। समझाने का भी तरीका होता है, वो ठीक तरीके से समझाओगे तो कम से कम कुछ लोग तो उसमें सुधर जाएंगे। फिर किडनी, किडनी में क्या प्रॉब्लम होती है? सबसे पहले क्या है? किडनी में रक्त
क्या चाहिए तो क्यों रुकते संचार जब आदमी बैठे तो उसके लिए भी मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। अगर वो मानेगा तो उसको बोलना पड़ेगा। देखिए, जब टेबल पे बैठे रहते हैं तो ये एरिया, ये भाग में रक्त संचार ठीक से नहीं होता है, और आप हमेशा ऐसे ही बैठे होंगे, कभी सब समय तो ऐसे नहीं बैठ सकते ना। आपकी कुर्सी भी थोड़ी ऐसी होगी कि वो थोड़ा सा स्लाउच करेंगे, स्लाउच माने ऐसे झुक के रहना। तो बोलेंगे हाँ ऐसी कुर्सी है बहुत, क्योंकि मैं सारा दिन काम करना पड़ता है, तो इसलिए मैं सीधा सीधा कुर्सी नहीं रखता, मैं ऐसे रखता हूँ। बोले ठीक है तो रखिए, मैं आपको एक तरकीब बताता हूँ। पर ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप उनको बताएंगे। क्या है, आप कुर्सी पे बैठे ना, एक छोटी सी चीज, चाहे वो एक पेंसिल हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो रुमाल हो, एक रुमाल कुछ भी, उसको आप पहले एक साइड में नीचे डाल दीजिए और फिर आराम से उसको पिकअप कीजिए। तो क्या होगा, जब आप राइट साइड झुकेंगे, मैं आपको पूछ रहा हूँ, जब आप राइट साइड झुकेंगे तो क्या होगा, लेफ्ट किडनी एक्टिवेट होगा। फिर आप उसको वही कागज इधर डालो, इस साइड में डालो, फिर ऐसे करो। आपको लगेगा ये आचार्य जी क्या बोल रहे हैं, ये सब मैंने करके देखा है और ये सब से रिजल्ट आता है ऐसा। लेकिन अगर वो व्यक्ति करे, फिर मैं बोलो 5 बार ऐसे करो, कितने मिनट लगेगा इसमें, 15-20 सेकंड, आधा घंटा, आधा मिनट लगेगा ज्यादा से ज्यादा, स्लो करेंगे तो ठीक है। बस ऐसे दिन भर कभी कभी करते रहो तो वो किडनी एरिया एक्टिवेट होगा। समझ में आ गया। तो हमने लिवर के लिए बोल दिया पॉइंट, पैराथायरॉइड ग्रंथि के लिए बोल दिया, किडनी के लिए बोल दिया। तो ये तीनों को अगर वो व्यक्ति ये तीनों के लिए काम करेगा तो क्या समझते हैं कि हमारे 120 काम नहीं करेगा? यही बात ठीक है। तो मैं क्या कहता हूं कि हमें न्यूरोथेरेपी की गरिमा, गुरु जी की गरिमा ये बनाना है, और इस बनाने के लिए मैं आपको जो टिप्स दे रहा हूं, आप इसको आजमा के देखिए और मुझे कहिए कि काम का होता है कि नहीं होता है। केवल फॉर्मूला बार बार आप तो फॉर्मूला अलग अलग दिन दे दिया, उससे नहीं बोले, उससे काम होगा लेकिन वो रिजल्ट बहुत मेहनत ज्यादा लग जाती है ना। अब फॉर्मूला को कैसे उपयोगी, कैसे प्रभावशाली बनाना है, और उसके लिए उनको पेशेंट की मेंटालिटी को क्या करना है, ये आपको मैंने करना जरूरी। ठीक है। तो गुरु जी लिखते हैं फिर आगे कि एलिमेंट्री में हमने क्या किया। मैंने गैटन की फिजियोलॉजी पढ़ी, ये मैंने दिखाया ना, ये पिक्चर पुरानी किताब में भी थी। तो फिर सोचा अगर 125 DCC इन 3 अंगों से बनता है तो क्यों नहीं इनको सही क्रम में उत्तेजित किया जाए। यानी गुरुजी ने आइडिया लिया गैटन से कि ये 3 अंग को उठाना है, फिर अपने तरीके से उनको तो आपको तो पता है कि ये सब तीनों अंग का हम कंट्रोल हमारे पास है। मैंने गुरुजी ने बना दिया है ना कि किडनी को कैसे एक्टिवेट करना, पैरा देकर पैराथायरॉइड को एक्टिवेट करना, लिवर एक्टिवेट करना पता है। फिर उसमें प्रभु की कृपा से उनको ये 7 लिवर, ये सीक्वेंस जो उन्होंने बनाया कि भाई इतने बार, वो तो ऊपर वाली की मैं इससे कृपा से हुई कि कोई मेरे से पूछता है गुरुजी ने क्यों 7 लिवर दिया, उनको प्रेरणा मिली, उन्होंने दिया और रिजल्ट आ गए। तो इसलिए ऐसे, और उसमें भी शायद उन्होंने पहले कम लिवर दिया होगा, ज्यादा दिया होगा, लेकिन उन्होंने हमेशा इनसे कहा कि जब मैं एक पॉइंट देता हूं तो मुझसे वो पॉइंट का दर्द निकल जाता है, तब मैं रुक जाता हूं। तो किसी पेशेंट में ऐसा किया होगा, 7 लिवर देने के बाद उनको अच्छा लगा, बढ़िया लगा वगैरह। और अनेक बात है कि उनके साथ हमेशा हरि की कृपा उनके साथ हमेशा रहती थी, ये तो हम सभी को पता है, मैंने तो उसको बहुत अनुभव किया है। गुरु जी के घर का नाम क्या था मालूम है? गुरु जी जहाँ आश्रम में रहते थे, हरि कृपा, हरि कुटीर, सॉरी हरि कुटीर था, और एक और हरि कृपा बाकी इधर था। तो हरि कुटीर उनके घर का नाम ही हरि कुटीर था। क्यों? क्योंकि वो हरि के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, तो बोलते थे हरि अच्छा करेगा। तो समझ लेना, ये सब चीजें आप लोगों को किस तरह शेयर करना चाहिए। मैंने हमारे बीच में एक ऐसी हस्ती हमारे बीच में जीते चल रहे थे जो सचमुच भगवान से जुड़े हुए थे। मैं बोलूंगा तो कुछ लोगों को
बोले कि क्या आचार्य जी ऐसे सब बात करते हैं, मैंने देखा हुआ है, और इसको हम कम से कम हम भारतीय संस्कृति वाले हम ये सब चीजों को नाकार नहीं कर सकते, अंग्रेजी वाले हो सकता है नाकारेंगे, बट रिजल्ट तो आया ना, तो ये समझ लेना। अच्छा, तो फिर उन्होंने एलटी के तरीके से क्रम से स्टिमुलेट किया, पहले लिवर को, फिर पैराथायरॉइड को, और फिर किडनी। इसके परिणाम क्या निकले, उनका क्लिनिक का अनुभव है कि जिन मरीजों को रोज क्रैम्प्स आते थे, हाँ गुरुजी हमेशा बोलते थे हरी सब जानता है, थैंक यू, तो हरी सब जानता है बोलते थे, करेक्ट है। तो जिन मरीजों को रोज क्रैम्प्स आते थे, अगले ही दिन क्रैम्प्स बंद, जो गोली खा खा कर क्रैम्प नहीं बंद हो रहे थे, समझिए, उनको हमारे एक ट्रीटमेंट से कई तरीके से ट्रीटमेंट देने के बाद वो बंद हो जाते। जिन महिलाओं को पीरियड में बहुत ब्लीडिंग होती थी, ब्लीडिंग कम हो जाता था या बंद हो जाता था, हाँ उसमें आपको बता देता हूँ, जिनको बहुत ज्यादा पीरियड्स में ब्लीडिंग आती है ना, उनको पहले 3 दिन जाने दो, चौथे दिन आप उनको केवल 4 पैरा भी दोगे ना, पहले पूरे 120 डीसीसी हो सकता है उस समय नहीं दे पाएंगे, केवल 4 पैरा दो, बहुत लोगों में इस चीज से काम हो जाता है, तुरंत ब्लीडिंग रुक जाएगी, उसके बाद कैल्शियम वगैरह का रिपोर्ट बनवा और फिर कैल्शियम दे दो तो ठीक है। तो ये हो गया। तो जब पीरियड में बहुत ब्लीडिंग होती थी तो ब्लीडिंग कम या बंद हो जाता था। फिर कई मरीजों में कैल्शियम की दवा के बिना भी सुधार देखा गया, यही तो सबसे बड़ी बात है, कैल्शियम की दवा के बिना भी, क्योंकि या कैल्शियम की दवाई लेने के बावजूद भी नहीं, जो ठीक नहीं होते थे उनमें सुधार देखा गया। तो बार बार ऐसा होने पर यह साफ हो गया कि शरीर में 120 डीसीसी बढ़ रहा है, इसीलिए ही गुरु जी ने उस उपचार का नाम रखा था 120 डीसीसी पर। ठीक है, तो ये तो अभी इसमें डिटेल में मैं गया, तो फिर गाइटन के अनेक जगह में इसके बारे में लिखा है, वैसे तो हमने इधर 2-3 जगह ही लिए हैं, 3-4 जगह, लेकिन गाइटन ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा की है 120 डीसीसी के ऊपर। वो बाद में जब 120 डीसीसी का क्लास होगा, डेट नहीं आएगा ये, तो उस समय हम उसको बहुत डिटेल में ले जाएंगे, पूरी अच्छी तरफ से समझाएंगे। और ये मैं जो बोल रहा हूँ ना, उसमें केवल मैं शब्दों को नहीं समझा रहा हूँ, तो शब्दों के पीछे क्या अंतर, इंटरनल जो मीनिंग है वो भी समझाने की प्रयास करता हूँ। आशा है कि मैं सक्सेसफुल हूँ। आप लोग जब आश्रम ग्रुप में लिखेंगे तो पता चलेगा कि कितना मैं सक्सेसफुल हूँ। ठीक है, तो ये जो है अभी गाइटन का पेज नंबर, पीडीएफ में पेज नंबर 945, इसमें क्या बोलता है, इसमें वो अलग अलग जगह में अलग अलग चीज बताए हैं, तो मैंने उसका निचोड़ जगह जगह पे लिया है, कहीं बड़ा लिया है, कहीं छोटा लिया है। तो यहाँ एक जो है आपको कभी चेक करना है तो 945 नंबर पेज में जाके आप ये पैराग्राफ आप देख सकते हैं। ठीक है, कि विटामिन डी एज अ पोटेंट इफेक्ट क्या, तो इसी का अभी हम ट्रांसलेशन सिंपल शब्दों में मैंने किया, और वो क्या है, इसमें लिखा है कि फिगर 80.8, तो फिगर 80.8 ये है। ठीक है, तो अभी इसको हम देखेंगे कि फिगर 80 पॉइंट ये है, और ये किताब में है आपको, तो ये आप केवल पेज 997 पीडीएफ में 997 में चले जाइए, ये फिगर आपको मिल जाएगा। तो अभी इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ चमड़ी है, ओके, चमड़ी में विटामिन D3 का एक रूप है जिसको बोलते हैं कोल कैल्सिफेरॉल। तो ये जो है चमड़ी में रहता, और जब सूरज की किरणें इसमें पड़ता है तो ये रक्त के अंदर आ जाता है और लिवर के अंदर पहुंच जाता है, और वो बन जाता है 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल। पहले चमड़ी में कोल कैल्सिफेरॉल रहता है जिसको बोलते हैं विटामिन D3, उसका एक्चुअली निष्क्रिय रूप है ये, फिर वो इधर आता है तो 25 हाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल बनता है। ठीक है, और फिर वो 125 डाइहाइड्रोक्सी कब बनेगा, जब किडनी के अंदर और पैराथायरॉइड हार्मोन इन दोनों के मिलावट में बनेगा 125 डीसीपी। फिर वो इंटेस्टाइन में जाएगा, तो इंटेस्टाइन में वो
तीन प्रकार के एक्शन करता है। एक वो अल्कलाइन फॉस्फेटेट बनाता है, एक वो एटी पेस्ट करके एक एंजाइम बनाता है, और ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन बनाता है। और ये यही बहुत मुख्य है, ये कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है जो 48 घंटे काम करता है, मैंने 48 घंटे तक वो बनाता रहता है। इसीलिए ही याद रखिए, इसीलिए ही गुरु जी बोलते थे 120 किसी एक दिन दिया तो दूसरा दिन मत दो, 48 घंटे तक उसका काम चल रहा है, अगर देना है तो तीसरे दिन दो या चौथे दिन दो। और मैंने अपने क्लासेस में भी मैंने बताया है, अन्य क्लासेस में, कि जिनके शरीर में एनर्जी कम है, यानी क्रॉनिक बीमारी के पेशेंट हैं, उनको 10 दिन में 8 दिन में ही एक बार 125 डिग्री लेनी चाहिए, क्योंकि मैं कहता हूं उसको विथड्रॉयल वाला फॉर्मूला है। इसके बारे में कुछ देर के बाद चर्चा करूंगा कि क्यों विथड्रॉयल वाला फॉर्मूला है। ठीक है, तो अभी ये जो है, ये इंटेस्टाइन अब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम बना के ये प्लाज्मा में कैल्शियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएगा। जब प्लाज्मा में कैल्शियम आयन जो है वो ज्यादा हो जाएगा, मैंने वो लेवल के जो लेवल है 9 से 11 के से ऊपर हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली यही फीडबैक, नेगेटिव फीडबैक का काम करता है। उसी को बोलते हैं इनहिबिशन। इनहिबिशन माने क्या है, वो रोकेगा, पैराथायरॉइड हार्मोन को रोकेगा कि बस भैया अभी और मत कर तू, तो फिर वो जो है फिर वो इधर से रोकेगा। और इधर किडनी से भी जब 25 हाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल ज्यादा हो जाएगा, वो इधर इनहिबिट करेगा। तो अभी इसके बारे में यहाँ पढ़ते हैं। विटामिन डी का आंतों से कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में बहुत असर होता है। विटामिन डी तो हमने देखा इधर, ओके। जैसा कि बाद में बताया गया है अन्य जगह में, इसका हड्डियों के बनने और हड्डियों के टूटने पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। और यहाँ मैं आपको याद कराता हूँ, इसने यहाँ लिखा नहीं है, हड्डियों के बनने के लिए कौन सा सेल चाहिए, उसको बोलते हैं ऑस्टियोब्लास्ट। बनाना, बी से बनाना, बी से ब्लास्ट, ऐसे याद रखने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट। क्योंकि दूसरा एक सेल है उसको बोलते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या करता है, हड्डियों को तोड़ना। क्लास्ट माने कट, ऐसा आप याद रख सकते हैं, काटना, तोड़ना, क्लास्ट। बनाना, बढ़ाना, ब्लास्ट। तो हड्डियों को बनने के लिए ऑस्टियोब्लास्ट और हड्डियों के टूटने के लिए ऑस्टियोक्लास्ट, उन पर भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। लेकिन हालांकि विटामिन डी खुद वह एक्टिव पदार्थ नहीं है जो असल में ये प्रभाव डालता है, याद रखिए। इसलिए ही विटामिन डी के कैप्सूल खा के फायदा नहीं होता है, क्योंकि वो खुद ये एक्टिव पदार्थ नहीं है जो ये प्रभाव डालता है। इसके बजाय विटामिन डी को पहले लिवर और किडनी में, ये जो पूरे सीरीज है, पहले लिवर और किडनी में कई रिएक्शन के जरिए आखिरी एक्टिव प्रोडक्ट, इसका नाम है 125 डीसीसी, यानी 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल, इसमें बदलना पड़ता है। और उसका शॉर्ट नेम है, ये लिख दिया है 125OH2D3। ठीक है, तो ये हमको नहीं चाहिए, हमें चाहिए 125 डाइहाइड्रोक्सी कोल कैल्सिफेरॉल या 125 डीसीसी। ओके, तो ये चित्र उस सीरीज को दिखाता है जो विटामिन डी इससे इस पदार्थ के बनने तक ले जाती है। एक मिनट तक थोड़ा पानी पी लेता हूँ जरा, अगर ओंकार जी हैं तो देखेंगे, नहीं तो थोड़ी सी मैं पानी पी के ज्वाइन कर लूंगा।
आप लोगों ने भी कुछ पानी वानी पी लिया होगा, तो वो थोड़ा ब्रेक, थोड़ी देर हो गई ना, तो ये अभी तक जो मैंने कहा है, अभी मैं क्वेश्चन आंसर अभी नहीं लूंगा, बाद में लूंगा, क्योंकि चीज जो है ना वो अच्छी तरह से यहाँ समझ में आनी चाहिए, और उसके लिए रिपीटेशन 2-3 बार 4 बार अलग अलग तरीके से मैं रिपीट करूंगा तो ही आपको अच्छा लगेगा। तो इसलिए अभी हमने देखा है 125 डीसीसी के बारे में, और ये जो है ये 125 ये उन टिप्स की सीरीज दिखाता है जो विटामिन डी चाहती है, मैंने ये सब टिप्स उसने दिखा दिया। ठीक है, तो ये हमने सिंपल भाषा में जो गाइटर ने यहाँ लिखा है, ये जो है इंग्लिश में लिखा है, उसको सिंपल भाषा में मैंने यहाँ बता दिया। लेकिन अभी और भी बाकी है। गाइटर अलग अलग जगह पे इसको डिटेल में बताए हैं। अब उन्होंने एक टॉपिक में जैसे ये 3-4 चीजें उन्होंने लिखा है, और इसका डिटेल में लिखा है, मैं अभी केवल उसका मुद्दों को लेकर मैं आपको काम करता हूँ। तो उन्होंने ये पेज नंबर ये 945 जो है वो पेज नंबर में लिखा है उन्होंने कि ये कोलेस्टेरॉल स्किन में बनता है। अभी आपने देखा ना कि कोलेस्टेरॉल स्किन में बनता है कब, तो जब सूरज की किरणें उस पर पड़ेंगे तब बनेगा। ठीक है, तो वो वही है स्किन में जो बाद में 125 डीसीसी में बनेगा। तो फिर ये कोलेस्टेरॉल जो है वो 25 HCC, इसको बोलते हैं 25 HCC। ठीक है, 25 HCC ऐसा लिखने से भी आपको याद रहेगा, 25 HCC ऐसा लिखना चाहिए। वो कमा बहुत इंपॉर्टेंट है, 125 डीसीसी में भी वो कमा इंपॉर्टेंट है, मैंने केमिस्ट्री के भाषा में। तो 25 HCC लीवर में बनेगा। ठीक है, फिर इससे वो 125 डीसीसी जो है हमारा वो किडनीज में बनेगा और उसका डायरेक्ट हार्मोन से कंट्रोल होता है। फिर कैल्शियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, ये कैल्शियम आयन करके वो एक इलेक्ट्रोलाइट फॉर्म में बनता है, वही 125 डीसीसी को ये करता है, मैंने कंट्रोल करता है। ठीक है, नहीं 150 ओके। तो इसके कुछ उदाहरण मैं हमेशा आपको ये उदाहरण देने से ही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी, और ये सब उदाहरण हमारे दोस्त के जान पहचान के उदाहरण हैं, और हम इसके साथ इमीडिएटली हम इसको समझ सकते हैं। तो एक गांव की महिला धूप में कम निकलती है, मैंने बताया ना धूप में कम निकलते हैं वो लोग, फिर वो रोज घर में काम करती है, इसे लिखना चाहिए था, रोज घर में काम करती है। फिर रात को पैरों में जोरदार क्रैम्प, पर कैल्शियम की गोलियां खा कर थक गई, तो उसको एलिमेंट्री से 125 डीसीसी फॉर्मूला दिया, तो 2-3 दिन में आराम बिना दर्द के लिए। ठीक है, और ये आप सबको ये सूर्यमाल में ऐसे लोग आते थे निकालना। फिर अभी देखेंगे हाई बीपी और कैल्शियम का रिश्ता क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ सवाल पूछने हैं पेशेंट से, और मैंने सवाल भी लिख दिया इधर, तो आपको बहुत आसानी होगा। तो हर मरीज से कुछ सवाल, एक सवाल जरूर पूछते हैं, जो बोलते हैं ना कि बीपी है तो कैसे रखता है बीपी। तो अगर बीपी हाई है तो ज्यादातर समस्या कैल्शियम की होती है, अगर बीपी नॉर्मल है तो कैल्शियम और सोडियम दोनों की कमी हो सकती है। तो इसलिए हमको कैल्शियम के लिए 125 डीसीसी और सोडियम के लिए 2 ADR देना है। तो कैल्शियम तभी काम करता है जब 125 डीसीसी हो, ये तो आपको पता चल गया। और 125 डीसीसी कहाँ बनती है, लीवर पैराथायरॉयड किडनी से बनती है। तो एलिमेंट्री से इन अंगों को सही क्रम से उत्तेजित किया जाता है, इसलिए शरीर खुद कैल्शियम के उपयोग में लाने लगता है। तो इसीलिए गुरु ने लिखा कि यही कारण है कि हम इस उपचार को 125 डीसीसी यानी कैल्शियम फॉर्मूला कहते हैं। ओके, तो ये हो गया पहला किस्सा। उन्होंने 2 किस्से लिखे हैं ना उसमें, तो पहला किस्सा हो गया। अब आते हैं किस्से के दूसरे भाग में, 125 डीसीसी और 2 ADR पेशेंट के बारे में उन्होंने बताया ना। तो इसमें हमें 4 स्टेप्स आपको समझाते हैं।
तो सबसे पहले रोगी की मुख्य शिकायत क्या है इसको सुनना है। तो क्या करेंगे, तो क्या आपको पैरों में, पिंडलियों में, हाथों में क्रैम्प्स आते हैं क्या? कुछ कुछ लोगों को हाथों में भी आ जाता है, ठीक है, ज्यादातर पैरों और पिंडलियों में आता है। और क्या रात में या आराम की स्थिति में क्रैम्प बढ़ते हैं? और अगर महिलाएं हैं, क्या महिलाओं में मासिक धर्म में ज्यादा ब्लीडिंग है? तो ये सब से हमें क्या पता चलता है कि अगर हाँ, तो मिनरल, कैल्शियम या सोडियम की कमी की संभावना है, ठीक है। पहले हमने कैल्शियम और सोडियम है इसको हमने डिटरमिन किया। वैसे ये ब्लड रिपोर्ट में भी आता है, लेकिन अनेक लोग रिपोर्ट नहीं करवाते ना, तो वो तो बस वो तकलीफ लेके आते हैं, तो हमें फिर भी करना पड़ता है, ठीक। तो फिर नेक्स्ट क्या है, ब्लड प्रेशर पूछ, आपका बीपी कैसे रहता है? तो इसमें हम 2-3 अलग अलग केसेस बताएंगे। तो एक है, वो बोलते हैं कि मेरी बीपी हाई रहती है, बीपी हाई है। तो इसका मतलब क्या है, शरीर में सोडियम ज्यादा रोका जा रहा है, क्योंकि हाई बीपी वालों को क्या होता है, नमक ज्यादा रहता है उनमें, तो सोडियम ज्यादा है, रोका जा रहा है, लेकिन कैल्शियम ठीक से काम नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है समस्या मुख्यतः कैल्शियम साइड की है। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या, डिसीजन क्या लेंगे आप? सिर्फ 125 बीसीसी देंगे, बीपी हाई है, और फिर आप देंगे 125 बीसीसी, और क्या सोडियम ज्यादा ही होगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम को सही तरीके से काम कराने की जरूरत है, इसलिए हम 125 बीसीसी देते हैं। फिर दूसरी है, बीपी नॉर्मल है या लो है, दोनों हो सकते हैं। तो इसका मतलब कैल्शियम भी कम हो सकता है और सोडियम भी कम हो सकता है, क्योंकि इन दोनों की कमी से ही ये आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, या तो कैल्शियम या सोडियम या दोनों, दूसरे कोई इससे नहीं है। पोटेशियम वगैरह में प्रॉब्लम दूसरी है। तो इसमें क्या देना है, ट्रीटमेंट डिसीजन 125 डीसीसी और 2 एडीआर दोनों दिन, और उसमें लेकिन एक ही दिन में एक साथ मत दो। आप पहले इमीडिएटली उसका जरूरत पूछकर आप पहले समझो 125 डीसीसी दे दो, और उसके बाद 2 दिन के बाद 2 एडीआर 3 दे दो। वो किसी फार्मूला के साथ भी जुड़ के देख सकते हो, ठीक है, यूरिया वगैरह के साथ भी दे सकते हो, किसी के साथ भी दे सकते हो। तो ये हो गया बीपी नॉर्मल या लो है। और वैसे भी लो है तो उनको मैंने हमें म्यूकस जीरोफॉस्फेइन पॉइंट भी चेक करना है, और उनको जरूरत होने पर 2 पैरा भी देना है, एसिड फार्मूला दे सकते हैं। तो ये सब आपको पता है कि लो बीपी में क्या क्या हम दे सकते हैं, तो ऐसे उसको देखकर देना है। तो इसमें पहले कैल्शियम दे देंगे, क्योंकि ज्यादातर कैल्शियम की कमी से ही ये मैंने क्रैम्प्स आते हैं, तो इमीडिएट रिलीफ पेशेंट को मिल जाएगा। और उसके बाद ऑफकोर्स कैल्शियम को अब्जॉर्प्शन पर ठीक करने के लिए यूरिया वगैरह देना है तो दे सकते हैं, नॉर्मल है नॉर्मल दे सकते हैं, वो सब आपके, ठीक है। तो उसके बाद लो बीपी, इसमें साफ है कि ये सोडियम की कमी है, कैल्शियम की कमी हो सकती है लेकिन सोडियम की कमी है, क्योंकि बीपी लो है तो उसमें एसिड फार्मूला से भी ठीक होगा, और सोडियम की कमी के लिए हमको पहले 2 एडीआर देना जरूरी है, एल्डोस्टेरोन, और साथ में रिपोर्ट को देखकर जरूरत के अनुसार 125 दे, ठीक है। तो अभी फिर तीसरा स्टेप क्या है, शरीर के अंदर होता क्या है, क्या हो रहा है? तो 125 क्या काम करता है, क्या करता है? तो आंतों से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। बार बार मैं ये रिपीट करता हूँ, 125 डीसीसी आंतों में से कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, बाहर जाने नहीं देता, इसीलिए 125 डीसीसी फार्मूला इंपॉर्टेंट है। और इतना ही नहीं, वो हड्डियों, मांसपेशियों, नसों को मजबूत करता है, महिलाओं में मासिक धर्म की ब्लीडिंग कम करता है, और क्रैम्प्स को जड़ से रोकता है। तो यह काम करता है किससे? अभी पहले हमने देखा है, लिवर, पैराथायरॉइड, किडनी, तीनों के तालमेल से काम करता है। अब 2 एडीआर क्या करता है, ऑलरेडी आपको पता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स को सक्रिय करता है, एल्डोस्टेरोन बढ़ाता है, फिर किडनी को सिग्नल देता है
सोडियम रोको, पानी संभाल कर रखो, यही इंपॉर्टेंट है ना हमें। तो इससे सोडियम लेवल बढ़ता है, बीपी स्टेबल होता है, ब्लड प्रेशर और कमजोरी और चक्कर दोनों कम होने लगते हैं। ठीक है, अभी हम देखेंगे एक और चीज, जिसमें गैटन ने और कुछ चीजें लिखा है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि गैटन का एक टॉपिक है, अब देखेंगे ये पेज में 945 में, उसे हेडिंग दिया है एक्शन ऑफ विटामिन डी। बहुत अच्छा दिया है उन्हें, इसको मैं बाद में बहुत अच्छी तरह से आपको समझाऊंगा। लेकिन उसमें 5 टॉपिक, छोटे छोटे टॉपिक हैं, एक एक का एक एक पैराग्राफ है। तो मैंने कहा इसको पढ़ के देखें और इसको आपको समझाएं, क्योंकि पूरे डिटेल में समझाना है तो बहुत ही टाइम लगेगा, तो वो तो आगे आने ही वाला है। यहाँ हम केवल प्रस्तावना के ऊपर गुरुजी की जो सोच और गुरुजी ने क्यों प्रस्तावना में इन सब चीजों को लिखा है और उसमें एक्चुअली फिजियोलॉजी के समर्थन कितना दूर है, ये एस्टैब्लिश कर रहे हैं। ठीक है, तो एक पेज 945 में टॉपिक है एक्शन ऑफ विटामिन डी। तो उसमें उन्होंने 1 2 3 4 5 अलग अलग टॉपिक, छोटे छोटे पैराग्राफ दिए हैं, बड़े सुंदर दिए हैं। तो पहला बोलते हैं कि हार्मोनल इफेक्ट ऑफ विटामिन डी टू प्रमोट इंटेस्टाइनल कैल्शियम अब्जॉर्प्शन। अभी हमने बताया ना कि 120 में उसने बताया कि हार्मोन इफेक्ट करता है इंटेस्टाइन से कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए, बाहर जाने नहीं देने के लिए। फिर एक और है, ये भी इंपॉर्टेंट है, विटामिन डी जो है फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन बाय इंटेस्टाइन, वो केवल कैल्शियम को लिए नहीं काम करता है। जब वो विटामिन डी बन जाता है, 120 ठीक से बन जाता है, तो वो फॉस्फेट को भी रोकता है। तो फॉस्फेट कहाँ चाहिए हमको? हड्डियों के लिए चाहिए, आंखों के लिए चाहिए। ओके, फिर रीनल कैल्शियम एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन, उसको वो डिक्रीज करता है, यानी किडनी द्वारा, यूरिन द्वारा कैल्शियम बाहर ना जाए, फॉस्फेट बाहर ना जाए, उन दोनों के संतुलन बनाए रखें। यह भी ये 125 ये विटामिन डी करता है। और विटामिन डी बोन में भी, बोन और पैराथायरॉइड हार्मोन एक्टिविटी में भी करता है। और फिर छोटे मात्रा में बोन को कैल्सिफिकेशन, कैल्सिफाई होने के लिए, यानी बोन के अंदर जो हड्डी जो मजबूती बढ़ाएगी, उसके लिए भी काम करता है। अभी इसको देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। तो विटामिन डी जो है, एक मिनट, हाँ, विटामिन डी जो है शरीर में हार्मोन की तरफ काम करता है, वो अपने पता है। तो इसका सबसे बड़ा काम है खाने से मिलने वाले कैल्शियम को शरीर में अंदर जाने देना। इसमें क्या हो रहा है, हम रोज दूध दही सब्जी खाते हैं। ओके, तो दूध दही सब्जी सब में तो विटामिन डी अगर उचित हम ये लेंगे, फूड लेंगे, तो उसमें विटामिन डी रहेगा। लेकिन अगर विटामिन डी ठीक ना हो तो कैल्शियम युक्त खाना खाने के बाद भी पेट से बाहर निकल जाता है, इससे स्टूल द्वारा। और 120 आंतों को संदेश देता है कैल्शियम को पकड़ो और खून में भेजो। तो इसका एक उदाहरण, बहुत अच्छा उदाहरण सूझा, जैसे रेलवे स्टेशन है ना, उस पर हम टिकट चेकर नहीं है, तो क्या होगा, जो लोग टिकट खरीदे नहीं वो भी बाहर निकल जाएंगे। तो विटामिन डी जो है वही टिकट चेकर है, समझे कि नहीं? रेलवे स्टेशन पे टिकट चेकर नहीं होने से लोग बिना टिकट के बाहर निकल जाएंगे, वैसे ही कैल्शियम जो है वो बिना अब्जॉर्ब हुए, ये विटामिन डी ठीक से नहीं होने से बिना अब्जॉर्ब हुए वो बाहर निकल जाएगा। ठीक है, फिर अगले हमने बताया कि विटामिन डी आंतों में फॉस्फेट भी क्यों बढ़ाता है, क्योंकि कैल्शियम अकेले काम नहीं करता, उसका साथी है फॉस्फेट। और ये कैसा है ना, ये देखो, ये दोनों आपस में ऐसे बैलेंस बनाए रखते कि दोनों सही होने चाहिए। अगर कैल्शियम ज्यादा है तो अपने आप ये फॉस्फेट जो है कम हो जाएगा, अगर फॉस्फेट ज्यादा है तो अपने आप कैल्शियम कम हो जाएगा, ये ब्लड रिपोर्ट में आपको आ जाएगा। इसीलिए जब कैल्शियम कम है तो फॉस्फेट ज्यादा है, अब चिंता मत करना, आपको कैल्शियम बढ़ाना है तो ऑटोमेटिकली फॉस्फेट कम हो जाएगा। ये भी याद रखने वाली बात है कि हमें दोनों पे काम नहीं करना है, हम एक पे काम करेंगे, जो भी कम है उसको ठीक करो, ऑटोमेटिकली दूसरा साथी जो है उसका वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा।
और ये क्यों चाहिए? एक हड्डियां मजबूत बनने के लिए कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों चाहिए, और विटामिन डी आंतों से दोनों को एक साथ अब्जॉर्ब करवाता है। तो इसके लिए भी उदाहरण, सिंपल उदाहरण, घर का उदाहरण, ये सीमेंट के साथ रेत और पानी चाहिए, है ना? सीमेंट के साथ रेत और पानी चाहिए, नहीं तो आप घर नहीं बना सकते। वैसे ही हड्डी बनाने में कैल्शियम के साथ फॉस्फेट चाहिए। सिंपल है ना, समझने के लिए, याद रहने के लिए बहुत आसान है। फिर नेक्स्ट देखते हैं विटामिन डी किडनी में क्या करता है। किडनी में विटामिन डी क्या करता है? तो रीनल कैल्शियम एंड फॉस्फेट एक्सक्रीशन कम करता है। रीनल का मतलब क्या है? किडनी, किडनी से संबंधित रीनल, उसी से एड्रीनल आया शब्द। एड्रीनल मतलब रीनल के ऊपर एडिशन, टोपी, ठीक है ना? ऐसे ही तो है ना, किडनी के ऊपर टोपी है, रीनल माने किडनी। तो रीनल कैल्शियम और फॉस्फेट का एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन माने बाहर निकालना, उसको कम करता है। तो मैंने कहा ना कि अगर 125 डीसीसी या विटामिन डी ठीक से नहीं हो तो किडनी यूरिन द्वारा सब इसको निकाल देगी। एक तो मोशन द्वारा निकल जाएगा, एक 90% वहां निकल जाएगा, 10% यहाँ निकल जाएगा, यानी कुछ भी नहीं रहेगा वापस। हम कितने भी मर्जी मूली खा लें, केले खा लें, जो भी मर्जी खाएं, रहेगा नहीं, क्योंकि हमने 125 डीसीसी शरीर में नहीं है, और जो हमें हमारे फॉर्मूला से जो मिलता है। तो किडनी का काम क्या है? जरूरी चीजों रोकना, फालतू चीजें बाहर निकालना। अगर विटामिन डी कम हो, ध्यान दीजिए, अगर विटामिन डी कम हो तो किडनी कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को पेशाब से बाहर फेंक देती है, समझे कि नहीं? और अगर 125 डीसीसी ठीक हो तो किडनी को आदेश मिलता है कैल्शियम और फॉस्फेट मत निकालो, बचा के रखो, समझे कि नहीं? तो आसान भाषा में विटामिन डी क्या है? वो एक चौकीदार है जो किडनी को समझाता है कि ये कीमती है, को बाहर जाने मत। और अभी दोबारा एक सारांश के जैसे हम बोलेंगे कि विटामिन डी हड्डी और पैराथायरॉयड हार्मोन का रिश्ता क्या है। तो पीटीएच का काम आपको पता है कि जब खून में कैल्शियम कम हो तो हड्डी से कैल्शियम निकालना, हड्डी से निकाल के कैल्शियम रक्त में डालेगा ना ऑस्टियोक्लास्ट, पीटीएच उसी से करवाता है। पीटीएच का मुख्य जो है, क्या बोलते हैं, मुख्य संतरी या मुख्य हेल्पर, वो क्या है? ऑस्टियोक्लास्ट। क्लास्ट माने काटने वाला, तोड़ने वाला। तो ऑस्टियोक्लास्ट क्या करेगा? हड्डी से कैल्शियम को निकालेगा, ब्लड में डालेगा। क्यों? क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन की जिम्मेदारी है कैल्शियम, ब्लड में कैल्शियम को ठीक रखना, ताकि हाथ ठीक से काम करे, मसल ठीक से काम करे। याद रखना, पैराथायरॉयड की मुख्य जिम्मेदारी है ब्लड के बारे में। ब्लड में कैल्शियम ठीक होना ही पैराथायरॉयड की जिम्मेदारी है। बोन्स के बारे में उसको नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। बोन्स के बारे जिम्मेदारी कौन है? कैल्शियम है, और वो कम ही काम करता है, क्योंकि पैराथायरॉयड का बहुत मुख्य, समझो होम मिनिस्टर, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। आपका काम क्या है? कैल्शियम को ब्लड में कम होने नहीं देना, 9 से 11 के बीच में रखना है, वो है पैराथायरॉयड की जिम्मेदारी। तो इसीलिए ही जब खून में कैल्शियम कम हो तो वह हड्डी से कैल्शियम निकालता है। लेकिन विटामिन डी के बिना पीटीएच ठीक से काम नहीं कर पाता। तो विटामिन डी क्या करता है? पहले पीटीएच को सपोर्ट करता है, कई जगह से कैल्शियम उठवाता है। इसीलिए ही लोगों को बार बार बोलना है कि सूरज में बैठना है, और कई जगह जमा करवाता है। तो एक और भी सिंपल है, पीटीएच को अगर हम मैनेजर समझेंगे, पीटीएच को मैनेजर समझेंगे तो विटामिन डी है सुपरवाइजर। तो मैनेजर और सुपरवाइजर ठीक से काम करने से ही, मिलकर काम करने से ही सिस्टम चलेगा ना, फैक्ट्री चलेगी ना। वही है, मैनेजर और सुपरवाइजर दोनों ठीक से काम करने चाहिए। तो कम मात्रा में विटामिन डी हड्डी को मजबूत तो करता है। मैंने लास्ट में लिखा था कि विटामिन डी हड्डी को मजबूत भी करता है, लेकिन कम मात्रा में। जब 125 डीसीसी सही मात्रा में हो तो कैल्शियम और फॉस्फेट अच्छे से बनते, जमते हैं, हड्डियां सख्त और मजबूत बनती हैं। जब 120 डीसीसी सही मात्रा में हो, कैल्शियम और फॉस्फेट हड्डियों में अच्छे से बनते हैं, जमते हैं,
हड्डियां सख्त और मजबूत बनती हैं। लेकिन अगर विटामिन डी बहुत कम हो तो क्या होता है, हड्डियां नरम हो जाती हैं। उसी वही होता है, इसको बोलते हैं रिकेट। इसको क्या बोलते हैं, रिकेट। रिकेट की बीमारी। और भी कुछ बीमारियां हैं, रिकेट एक है जो हड्डियां नरम होने के एक, ठीक है। और इसमें जिन जिन बच्चों को बहुत जल्दी थोड़ा सा भी मार लगी और उनको दर्द हो रहता है, तो समझ लेना वो हड्डियां कमजोर हैं और उसका मुख्य कारण है उनके अंदर विटामिन डी कम है। तो ऐसे बच्चों को आप 120 भी देंगे और साथ में धूप में बैठने के लिए जो ये करेंगे, फोर्स करेंगे, मम्मी को बोलेंगे इसको बिठाना है धूप में बस, क्योंकि धूप के बगैर ये विटामिन डी अंदर जाएगा नहीं, फायदा क्या है। और अक्सर ऐसे बच्चों को अनजाने में मम्मियां बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट भी करते हैं, बोलते हैं धूप में मत जाओ काला हो जाएगा। ठीक है, काला हो जाएगा सच है, लेकिन वो कालेपन तो हड्डियों के लिए धूप चाहिए ना, तो किसको प्रधानता देनी चाहिए, सोचना चाहिए ना। हाँ, और काला होने का दूसरा कारण है कि आरबीसी कम है, तो आरबीसी बढ़ाओ, काला नहीं होगा। धूप में नहीं जाना ये थोड़ी मैंने ये हुआ सोल्यूशन हुआ। तो आरबीसी बढ़ाने के लिए उनको जो करना है करने दो, कि आप अपने ट्रीटमेंट से भी आरबीसी बढ़ाओ, समझे कि नहीं। तो ये जो है आपको ऐसे समझना चाहिए, समझाना चाहिए। हाँ, क्योंकि ये देखो मम्मियों को क्या पता है, आजकल की मम्मियां बहुत पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन वो अपने लाइन में, चाहे वो मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, कुछ भी हो, लेकिन हेल्थ के बारे में इतने पढ़े लिखे नहीं है। और हम लोग का पेशा ही हेल्थ के ऊपर है, तो हमें चीजों की जानकारी होनी चाहिए। तो इसीलिए कैल्शियम, अगर विटामिन डी कम हो तो हड्डियां नरम हो जाते हैं और दर्द, कमजोरी और फ्रैक्चर होने लगते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ज्यादा हो जाता है, एक बीमारी है ऑस्टियोपोरोसिस इम्परफेक्टा, उसमें भी ये प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो हड्डियां नरम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका उदाहरण कैसे है, जैसे ईंट ठीक से पकाई जाए तो घर मजबूत बनता है, कच्ची ईंट से घर गिर जाता है। पता है, कच्ची ईंट से घर गिर जाता है, इसलिए ईंट को अच्छी तरफ से पकाना पड़ता है ना, तो एकदम लाल होना चाहिए और ऐसे ठंग 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 आवाज आएगी। अगर आप अच्छे ईंट को मारोगे ना, उससे आवाज आएगी। जैसे नारियल, अच्छा नारियल है, उसको क्या करते हैं, आप ऐसे ऐसे ठंग 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 बजा के देखो, नारियल बजता है तो इसका मतलब बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर अच्छा ये क्या बोलते हैं, नारियल है, टफ है। तो वैसे ही कच्ची ईंट पे घर गिर जाता है, वैसे ही विटामिन डी कम हो तो वो जो है शरीर में बार बार फ्रैक्चर होंगे, बार बार दर्द आएगा, थोड़ा सा भी कहीं लग जाएगा तो दर्द आएगा, बच्चा चिल्लाएगा, समझ लेना। ओके, तो जब हम 125 डीसीसी फॉर्मूला देते हैं, यानी हम लिवर, पैराथायरॉइड, किडनी, इन तीनों को क्रम से सक्रिय करते हैं, तो इसका परिणाम क्या है, नंबर 1 कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और उसके लिए लेकिन कभी कभी अगर यूडीएफ आता है तो वो पूरा ठीक नहीं होगा, तो आपको यूडीएफ वगैरह देना पड़ेगा, याद रखना। नॉर्मल दे, नॉर्मल कुछ भी तो देना पड़ेगा। 1 गैस तो ली, CNNS गैस टेस्ट दे दो, ये पहले देना चाहिए। और उसमें गुरुजी ने भी लिखा है कि अगर आप CNNS गैस टेस्ट वगैरह दोगे ना, तो इवन B12 का अब्जॉर्प्शन में काम आ जाएगा। तो 1 पंथ 2 कार्ड, ठीक है। तो फिर कैल्शियम अब्जॉर्प्शन बढ़ेगा तो एक्चुअली क्रैम्प्स रुकते हैं, लेडीज में मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग कम हो जाती है और हड्डियों की कमजोरी बढ़ती है। इसलिए ही उस उपचार को 123 डीसीसी कहा गया। तो अभी क्या है, सारांश क्या है, विटामिन डी 123 डीसीसी आंतों से कैल्शियम फॉस्फेट को अंदर लाता है, किडनी से उनका नुकसान होना उसको रोकता है, और पीटीएच के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है। यानी आंतों से कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों को अंदर लाता है और उसको बैलेंस में लाता है अपने आप, ठीक है। किडनी से उनका नुकसान होना रुकता है और पीटीएच के साथ मिलकर हड्डियों को मजबूत बनाता है।
यानी गाइटन, ये सब चीजें गाइटन के आधार पर थी ना, तो गाइटन साफ बताता है कि 125 डीसीसी ही कैल्शियम को काम कराने वाला हार्मोन, और बिना इसके कैल्शियम ठीक से अब्सॉर्ब और रेगुलेट नहीं हो पाता। ठीक है, तो अभी हम कुछ 3 सिंपल एग्जाम्पल दोबारा मैं देता हूँ, इससे आपको एकदम अच्छी तरफ से समझ में आएगा। ऑलरेडी हमने कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, तो इसमें भी हम एग्जाम्पल, क्योंकि एग्जाम्पल के जरिए यहाँ आसानी से बैठ जाएगा, और कल जब आप मैंने कल परसों जब भी ये रिकॉर्डिंग ग्रुप में डाली जाएगी, तो उस समय आप इसको रिविजन कर लेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, रिविजन तो करना जरूरी है, बार बार रिविजन करना है। तो इसमें स्टेप 4 है 3 सिंपल एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 1, पहला एग्जाम्पल है, एक महिला को पैरों में रात को क्रैम्प आते और बीपी कितना है 150/90। तो 150/90 मैंने सोडियम की कमी है ही नहीं, हाई बीपी है, तो इसका मतलब कैल्शियम प्रॉब्लम है। डायग्नोसिस सिंपल लॉजिक है, और फिर ट्रीटमेंट है 125 डीसीसी। रिजल्ट क्या है, 1-2 दिन में क्रैम्प बंद हो जाता है। ठीक है, तो रात में क्रैम्प्स आते हैं और बीपी हाई बीपी है, तो आपको 125 डीसीसी देनी चाहिए। फिर एक और बुजुर्ग व्यक्ति, ये बहुत मैंने कहा ना 60 के ऊपर, 60, 70, 80 ऐसे उम्र में डेफिनेटली सुबह उठते हुए जिनको क्रैम्प आता है, उनको बीपी नॉर्मल होने से भी क्रैम्प आता है, उसका मतलब यह कैल्शियम और सोडियम दोनों हो सकते हैं, क्योंकि बीपी कितना है 120/80 है। तो ये लो बीपी नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें क्रैम्प्स आते हैं, तो उसमें कैल्शियम और सोडियम दोनों की कमी हो सकती है। तो पहले 120 डीसीसी देना, और फिर 2 ADR into 3 देना नॉर्मल। तो अगले दिन से आ रहा, और इन दोनों के बीच में थोड़ी सी गैप दे दी, दोनों एक साथ मत देना। 125 डीसीसी देना, थोड़ी देर रुक के 2 ADR into 3 दे देना। ठीक है, लेकिन याद रखना 125 डीसीसी देने के बाद नॉर्मल है नॉर्मल नहीं देना। अगर नॉर्मल है नॉर्मल देना है तो पहले देना है। अगर आप 125 डीसीसी के बाद नॉर्मल है नॉर्मल देंगे, इसका मतलब है आपने कैल्शियम का जो है, जो बढ़ोतरी जो है वो आपने नॉर्मल कर दिया। याद रखिएगा, कभी कभी लोग फॉर्मूला ठीक से दे देते हैं, लेकिन ऑर्डर में गड़बड़ कर देते हैं, और फिर बोलते रिजल्ट नहीं आता है। नहीं आएगा। अगर न्यूट्रल देना है या नॉर्मल देना है, आपको लगता है कि इसको देना है, दीजिए, लेकिन पहले दीजिए, बाद में 125 दीजिए। ठीक है, ओके। तो ये याद रखिए, प्रैक्टिकल जो चीजें हैं ना, ये सब याद रखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो फिर ये देने से अगले दिन से आ रहा हूं। फिर एक मजदूर है, दिन भर काम के बाद पैरों में ऐंठन। मजदूर हो सकता है, या इसमें खेत में काम करने वाला किसान हो सकता है। ठीक है, कोई भी, तो उसमें नेचुरल ही सोडियम डिफिशिएंसी प्रमुख है, क्योंकि उसका बीपी भी लो है 90/60, और दिन भर धूप में अगर काम करेगा तो भी प्रॉब्लम है ना। तो उसमें 90/60 और दिन भर काम करने के बाद पैरों में ऐंठन है, तो उसमें सोडियम डिफिशिएंसी प्रमुख होता है। तो उसमें हम 2 ADR मुख्य है, लेकिन हो सकता है तो उसको कैल्शियम की भी कमी हो, इसलिए हम 120 डीसीसी रिपोर्ट देख के भी दे सकते हैं, या वैसे भी दे दिया तो कोई हर्जा नहीं। तो बीपी भी सुधरेगा और कैंप भी बंद होगा। तो फाइनल सिंपल रूल, याद रखने के मंत्र, इसको अच्छी तरह से समझ लीजिए। हाई बीपी के साथ क्रैम्प आए तो 125 डीसीसी देना। नॉर्मल बीपी और क्रैम्प आए तो पहले 125 डीसीसी देना, बाद में 2 ADR देना। और अगर लो बीपी और क्रैम्प आए तो पहले 2 ADR देना, बाद में 125 डीसीसी देना। तो ये गुरुजी के जो दर्शन, गुरुजी की जो सोच, अगर इलाज देने से क्रैम्प बंद हो जाए, ब्लीडिंग कम हो जाए और रोगी मजबूत महसूस करे, तो समझिए कि शरीर के अंदर वही हार्मोन और केमिकल बन रहे हैं जिनकी जरूरत थी।
ये समझ लीजिए कि कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि भाई क्या है, ऐसे कैसे हो सकता है। अरे उनका जो ब्लीडिंग कम हो गया, क्रैम्प बंद हो गया, इसका मतलब हमने 120 या जो भी शरीर को जरूरत है वो हार्मोनल केमिकल हमने बना दिया। तो अभी इसके साथ ही बस एक सारांश के रूप में हमने आज क्या देखा, 120 फॉर्मूला को रोचक, आसान और भारतीय उदाहरणों द्वारा समझा। समझे कि नहीं? ठीक है। फिर हमने 120 और 2 ADR का कंबाइंड रेजिस्टेंस कैसे लेना है वो समझा। ओके। और अंत में यह भी समझा कि कब सिर्फ 125 देना है। ओके। तो अंत में एज यूजुअल हम अपने परम पूज्य गुरुजी को नमन करते हुए मेरे भाषण को मैं यहाँ विराम दूंगा। ठीक है। और अभी देखेंगे। जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। ठीक है। तो युग पुरुष धन्वंतरी स्वरूप न्यूरोथेरेपी के परम पूज्य गुरुजी डॉक्टर लजपत राय मेहरा जी की जय। तो न्यूरोथेरेपी के जनक जय गुरुजी, जय न्यूरोथेरेपी। आज आशा है कि आप लोगों को कुछ समझ में आया, अच्छा लगा होगा। तो अभी हम 1-2 मिनट ये बुक PDF देखो ना, ये देखो अभी बन रहा है भैया, अभी प्रस्तावना ही बना है। पूरी किताब तो बहुत बड़ी है ना, तो प्रस्तावना बना है। डेफिनेटली हम इसको PDF देने ही वाले हैं, लेकिन थोड़ी सी बन जाए। अभी प्रस्तावना में ही इतने दिन लगे कि नहीं। और इतना ही नहीं, अगले क्लास में मैं PPT द्वारा इसको, मैंने प्रस्तावना में गुरु जी ने जो बोला उसको, थैंक यू रेखा जी, तो इसको मैं दोबारा दोहराने वाला हूँ, क्योंकि ये इतना मैंने लाइटली नहीं लेना है इसको। तो मैं जरूर आपको तो देना ही है, PDF तो देना ही है, कोई बात ही नहीं है, ना देने की बात नहीं। पहले आप वीडियो ले लीजिए, वीडियो से सुन के आप काम कर लीजिए, फिर PDF जैसे बन जाएगा दे देंगे। और अभी तो आपके लिए तो वहाँ आप लोग जो आश्रम में जाने वाले हैं, आई एम श्योर इस ग्रुप में जितने भी लोग हैं सभी आश्रम में जाने वाले हैं उस 7 दिन के कार्यक्रम के लिए। तो उसमें पहले 2 दिन के अंदर या उसी समय कुछ किताब अच्छी बैंडिंग में, अच्छी क्वालिटी में आपको मिलने वाली है। ये तो एलिमेंट्री वेद की किताब जो पुरानी किताब है, नो डाउट, वो तो मिलने वाली है। वीडियोस आपके पास हैं, और वीडियोस में तो इतना खुला है, मैंने वो तो इसका भी दिखा दिया ना मैंने। और आप ये गाइडन वगैरह की किताब भी तो आप चाहिए तो उसको भी आप खरीद लें, मार्केट से, अमेजोन से मिलता है वो। ये करके आप ये करिए और कुछ दिन रुक जाइए, थोड़ी सी कुछ बन जाए, एक 50-60 पेज बन जाए तो, क्योंकि देखो 10-10, 20-20 पेज का PDF बनाना उससे मतलब नहीं होता। वैसे इसमें काफी पेज हैं, लेकिन ये थोड़े बड़े अक्षर में मैंने लिखा है ताकि आपको इधर समझ में आएगा। ये 90 पेज का है यहाँ तक, बट इसको थोड़ी सी और मोटा बनने दीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करके कैसे PDF को प्रिंट करेंगे देखेंगे। एक्चुअली क्या है, PDF देना मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि ये एकदम नई चीज है, लेकिन उसमें सब कुछ के लिए थोड़ी सी सफर करनी चाहिए। ठीक है ना? डेफिनेटली PDF मिलेगा आपको, लेकिन अभी के लिए आप वीडियो से काम चला लीजिए। ओके। और सब लोग प्लान कर लीजिए, अभी टाइम अभी भी है। कुछ लोगों को इसमें क्या बोलते हैं, आश्रम में रहने के लिए, आने के लिए अभी भी कुछ सीट बाकी हैं। एक बार सीट खत्म हो जाएगा उसके बाद तकलीफ होगी। उसके बाद मत पूछना, लास्ट मिनट में मत ये करना कि मुझे भी आश्रम में आना है, 2 दिन के लिए आना है, 5 दिन के लिए आना है, जो भी है। अब 2 दिन के लिए भी आना है तो बहुत जरूरी है, तो ऐसा आइए, बट लेकिन 7 दिन के लिए आना बहुत ही अच्छा लगेगा, आपको बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा। अनूप जी और आर्या जी, ये दोनों तो बहुत अपने अपने लाइन में माहिर है, मास्टर हैं, तो वो आपको सिखाएंगे। ठीक है? तो इसमें ओके, थैंक यू वेरी मच। सब लोगों ने मुझे ये दिया, प्रोत्साहन दी, और आपने प्लीज अपने मैंने वेद ये आश्रम परिवार में जहां से भी आप आए हैं, प्लीज उसमें जाके मेरे क्लास के बारे में लिखिए, ताकि लोगों को पता चले, जो लोग जहाँ
लाइव में नहीं आ पा रहे हैं उनको पता चले कि भाई क्या क्लास को मिस कर रहे हैं। क्योंकि लाइव में अलग चीज होती है, रिकॉर्डिंग में अलग चीज होती है। रिकॉर्डिंग देखो, कोई भी 45 मिनट से 1 घंटा कभी रिकॉर्डिंग सुनता नहीं हूँ। मैं भी कभी कभी ऐसे ही करता हूँ, आधे घंटे समझ सुनता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ, बाद में देखेंगे। तो लाइव में बैठने के लिए एक उत्साह चाहिए। और वो मुझे बहुत खुशी है कि इतने लोगों में 224 लोग या 223 लोग हैं जो जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों में ये मैंने ये यही है, मैंने इंटेंशन है कि आपने इसमें बैठ के जुनून है आपका कि आपको ये सीखना है। तो इसलिए गुरु जी का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहेगा। तो आप लोग खूब फूले फले आनंद से रहें, खूब लोगों की सेवा करते हुए परम पूज्य गुरु जी का नाम और न्यूरोथेरेपी का नाम रोशन किया करें। जय हिंद, जय भारत, जय न्यूरोथेरेपी और जय गुरु जी। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, अभी एक एक करके हम क्वेश्चन आंसर के लिए थोड़ी देर के लिए क्वेश्चन आंसर लेंगे, क्योंकि देखो अभी एक 15-20 मिनट आधे घंटे तक हम लेंगे। ठीक है, ओके। हाँ, टर्न ऑन कर लो। हाँ, अभी एक एक करके हैंड रेज करना प्लीज, सब लोग इकट्ठा नहीं बोलना। तो मैं बताता हूँ। हाँ, थैंक यू जी आचार्य जी, आपने आवाज सुनकर मजा आया, बहुत अच्छा लगा। कोई बात नहीं। हाँ, तो अभी हम सबसे पहले यहाँ जो नाम दिखता है, जरा चैट खोल दीजिए। चैट में जिसने लिखा है तो उसको पहले हम प्रधानता दे देंगे। हाँ, बहुत अच्छा, कुछ किसी ने क्वेश्चन पूछा है। ओके, हाँ, अभी थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। अच्छा, सब लोग जिन्होंने कुछ लिखा है उसमें कुछ नई चीजें क्या देखते हैं। हाँ, मोहित शाह जी थैंक यू, आशीर्वाद। हरजीत सिंह जी आशीर्वाद, करुणा जी आशीर्वाद, और प्रशांत जी आशीर्वाद, सुनील जी, नवीन निश्चल जी, ऋतु कटारिया जी, सबको आशीर्वाद। मंजू जी आशीर्वाद। हाँ, और फिर संतोष कुमार यादव, ठीक है, वो भी आशीर्वाद उनको। मोहित जी को, विजय वाल्मीकि को, राजू सिंह राठौर को, कुसुम धिंगरा, स्माइली स्मिता, प्रणाम गुरु जी, वीरेंद्र जी, रविंद्र कुमार इत्यादि, और विजय प्रसाद, राहुल, सबको आशीर्वाद। संतोष कुमार जी ने तो सही टाइम पे बताया, हरी सब जानता है। ओके, इसके बाद लो बीपी को ये है ISFPS, ये कोई क्रिप्टिक नाम है, स्पेस से आया हुआ नाम है, तो कोई बात नहीं। लो बीपी को कैसा देना है फिर से बोलिए सर। ठीक है, लो बीपी को कैसा देना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं रिपीटेशन करता हूँ, सब लोग ध्यान दीजिए। और अभी कोई प्लीज नए चैट में मत लिखना अभी, क्योंकि वो मैंने एक चैट को एक देखा है ना, फिर वो ऊपर चला जाएगा, मुश्किल होगा। तो जिनको दोबारा सुनना है वो सुन सकते हैं, बाद में पूछ सकते हैं मेरे थोड़ी देर के बाद। ओके, थैंक यू। तो लो बीपी किस चीज की बीमारी है, उसमें क्या क्या हो सकते हैं। या तो एसिड की बीमारी है, या तो उसमें वैसोप्रेसिन की कमी है, या सोडियम की भी कमी हो सकती है। तीन चीज है। तो एसिड की बीमारी के लिए हमें क्या देना है, पहले एसिड ट्रीटमेंट फॉर्मूला म्यूकस जीरो पर चेक करना है। म्यूकस जीरो चेक करके एसिड फॉर्मूला दीजिए, अगर म्यूकस जीरो में दर्द है तो देना है। और एसिड फॉर्मूला देने के बाद भी प्रैक्टिकल चीज बताता हूँ, कभी कभी एसिड फॉर्मूला हमने दिया तो उसके बाद भी पेशेंट बोलता है मैंने बीपी पूरी सी बढ़ी नहीं है। तो क्या होता है, जब हम एसिड फॉर्मूला देते हैं, अगर वो व्यक्ति का, मैंने कहा ना कि वो बैठे बैठे काम करता है, तो इधर सर्कुलेशन वो ये पूरा अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो उस समय क्या करेंगे, उस जगह पे पीठ पे थोड़े से फेदर टच कर दीजिए। फेदर टच का मतलब मयूर पंख लेके, या किसी भी इवन चुन्नी या कोई मैंने सॉफ्ट कपड़ा है, टॉवेल है, टॉवेल में ऐसे छोटे छोटे जो रखते हैं ना, तो वो सब चीजों से आप उसको मैंने हल्का से ऐसे 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 आप करेंगे ना, तो उससे भी तुरंत ही वो सब कुछ, इसके लिए हमको किडनी को, लेफ्ट किडनी को उकसाना है, तो उससे मैंने अगर पहले से नहीं आया तो फिर उससे थोड़ा बेहतर देखेगा। और ये एक चीज याद रखिए, मयूर पंख जब यूज करेंगे तो सिंगल मयूर पंख लीजिए, वो गुच्छा नहीं, सिंगल मयूर पंख लीजिए। और उसमें ऐसा करना है कि मयूर पंख में एक साइड आंख है, एक साइड
मैंने कुछ नहीं है ना, तो ये दूसरा है ना, कुछ नहीं होता। तो आंख जिस साइड है वो साइड हमेशा आसमान की ओर रहनी चाहिए, कभी भी आंख वाली साइड जो है वो शरीर की ओर नहीं रहनी चाहिए। यानी आप ऐसे करेंगे फिर ऐसे नहीं करना, आप ऐसे करेंगे, ये पीछे भाग गई ये आंख है, तो आप ऐसे करेंगे फिर ऐसे घुमा के ऐसे करना, ऐसे ऐसे, कभी भी ऐसे करके ऐसे नहीं करना, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। मयूर पंख का ये जो है वो पता नहीं वो क्यों ऐसा होता है, ये ऊपर वाला जाने, लेकिन ये चीज होनी चाहिए, ठीक है। ओके, हाँ, तो एक एक करके, तो इसीलिए लो बीपी के लिए हम पहले एसिड निकाले, मैं एसिड को ठीक करेंगे, फिर देखेंगे कितना बीपी लो है, तो फिर उसको बाद देखेंगे ये वैसोप्रेसिन शायद इनके शरीर में नहीं बन रही है, तो 2 पैरा देंगे, और फिर ये दोनों देने के बाद सोडियम, ठीक है, सोडियम लैब टेस्ट में करेंगे, और सोडियम है तो 2 एडीआर, तो 2 एडीआर को लास्ट में रखो, क्योंकि पहले जो रूट कॉज है वो है एसिड। और भैया अमित बाबू आप तो अब म्यूट हो जाइए प्लीज। हाँ, तो एसिड, अमित पाल जी, सॉरी, हाँ अमित पाल, ओके सॉरी, ओके। तो ये जो है एसिड पहले निकालो, म्यूकस जीरो का दर्द निकालो, फिर उसमें चाहो तो आप डायरेक्ट करो, फिर आप 2 पैरा दो एल्डोस्टेरोन के लिए, वैसोप्रेसिन के लिए, फिर एंड में 2 एडीआर दो अगर सोडियम की कमी है, ठीक है। तो आशा है कि आपको समझ में आया होगा। अच्छा, नवीन निश्चल जी, मेनी थैंक्स फॉर डिस्क्राइबिंग चार्ट अबाउट 120 जी, बहुत अच्छी बात है। करुणा जी थैंक यू, संतोष जी थैंक यू, ओके, रेखा जी थैंक यू। हाँ, अरे इसके बाद अरविंद प्रधान ने जी पूछा है पीडीएफ के बारे में, वो मैंने जवाब दे दिया। और उसके बाद थैंक यू रेखा जी ने लिखा है, रेखा शाह जी ने लिखा है वंडरफुल क्वेश्चन, थैंक यू वेरी मच, ठीक है। और फिर बाकी सब, हाँ अच्छा जी ग्रेट है, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू वेरी मच, ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्लास, थैंक यू वेरी मच। ये सब वहां जाके लिखिएगा, आप यहाँ लिख के छोड़ना नहीं। और आश्रम परिवार में जाके आप जितने लिखेंगे ना उतने उनको भी प्रेरणा मिलेगी और मुझे भी प्रेरणा मिलेगी और अच्छी तरफ से समझाने के लिए। इसलिए करुणा जी, सत्येंद्र आदि जी, ये सब, हाँ, गुरु जी के वेद सागर है, जितनी बार आप गीता लगाओगे, गोता लगाओगे, उतनी ही बार मोती पाओगे। सही बात है, ये गुरु जी का वेद है, ये सचमुच में गोता लगाना है, डूब जाओ, गुरु जी के शब्द है, डूब जाओ, ये डूब जाने की बात, ठीक है। तो उसका थैंक यू सत्येंद्र जी, बहुत बढ़िया। और उसके बाद, हाँ, बुक चाहिए नवीन निश्चल जी, आप पंडित जी से बात कर लीजिए, वो अरेंज कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। फिर अमित पाल जी थैंक यू वेरी मच, फिर रेखा टोरिया जी, बलवीर जी, हाँ, और रेखा जी बहुत बार हो गया, बहुत ही अच्छी क्लास थी, वगैरह वगैरह। हाँ, आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन से भी बीपी बढ़ जाता है सर, तब ये ट्रीटमेंट 125 दे सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, वेरी गुड संतोष कुमार यादव जी, थैंक यू वेरी मच, ये बहुत अच्छी बात। देखो 125 डीसीसी कहाँ देना है हमने कहा, लेकिन जिनको कैल्सिफिकेशन ऑलरेडी है, आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन ने लिखा है इन्होंने, आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन का मतलब आर्टरी के अंदर कैल्सिफिकेशन, जिसको प्लैक भी बोलते हैं, और वही एथेरोस्क्लेरोसिस का मुख्य कारण है। तो उसमें क्या करना है, उसमें हम डायरेक्टली 125 डीसीसी नहीं देंगे, उसमें फिर क्या देंगे, हमको कैल्सिफिकेशन निकालना है। तो उसके लिए गुरुजी ने बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बनाया है। तो उसमें हम क्या करेंगे, पहले 2 पेनिट्रिस देंगे, क्योंकि हमको वहां रास्ता खोलना है, ठीक है। 2 पेनिट्रिस से क्या होगा, कैल्सिफिकेशन का कुछ टुकड़े निकल भी सकते हैं, वो किडनी के जरिए निकल जाएंगे। तो 2 पेनिट्रिस पहले दीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको मल्टी हेपरिन फॉर्मूला मालूम है ना, उसकी सेकेंड लाइन क्या है, 4 पैरा 7 लीवर 8 10 एरिया, मल्टी हेपरिन का सेकेंड लाइन याद रखिए। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं, वहां रखिए, क्योंकि उसमें उन्होंने गुरुजी ने उधर एंटी कैल्सिफिकेशन के लिए दिया है वो फॉर्मूला, 4 पैरा 7 लीवर 8 10 एरिया, तो वो आप देंगे, यानी 2 पेन देंगे और वो देंगे। और एक मैंने थोड़ी सी किडनी क्लियर मैंने भी दे दीजिए एंड में, या उसी दिन या शाम को कभी भी दे सकते हैं। और 1-2 दिन के बाद चाहो तो एक बार मल्टी हेपरिन पूरा भी दे सकते हैं, कोई हर्जा नहीं, ठीक है। तो ये हो गया आर्टेरियल कैल्सिफिकेशन के लिए एक
सा मैंने समझो कॉम्बिनेशन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है संतोष जी, थैंक यू वेरी मच। हाँ, गुरु रामदास जी आयुर्वेदा मोगा, अच्छा जी आपको सुनकर बहुत मजा आता है, थैंक यू वेरी मच। आप ग्रुप में लिखिए, केवल ये मत लिखना सुनकर मजा आता है, ठीक है लिखो, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको लिखना है कि आपने आज क्या सीखा, ठीक है, और क्या है वो राजभारती सैनी जी भी, आप भी देखो, तो 8-10 लोगों ने यहाँ लिखा है, वो सब कम से कम उधर जाके लिखिए, और बाकी लोग भी लिखिए ना प्लीज, इसमें क्या कंजूसी है, ठीक है। हाँ, डम्बरू ढींगिया जी, आप ही अपने जो भी हिंदी में जो भी मालूम है इंग्लिश में, हिंदी में लिख सकते हैं, बहुत अच्छा है। राजभारती जी, आप लोग सब, ठीक है ना, ओके। यूडीएफ आईडीएस है, हाँ ये देखो एक और अच्छा क्वेश्चन आ गया, यूडीएफ है, आईबीएस इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, हाई बीपी भी है, ओके ठीक है। अभी इसको जो वीर आरोग्य धाम उनका क्वेश्चन है, बाकी लोग धनंजय वगैरह को बाद में देखेंगे, अभी देखेंगे, ये क्वेश्चन आंसर करता हूँ एक एक करके। तो यूडीएफ है तो यूडीएफ देना ही पड़ेगा, उसमें हमको क्या कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, देखो हाई बीपी है तो पहले हाई बीपी में सिस्टोलिक और डायस्टोलिक में कौन सा ज्यादा है ये देखो, ठीक है। और हाई बीपी वालों को अक्सर नरम मोशन या बार बार मोशन आता रहेगा, ठीक है, वो तो उनके साथ ही है, वो बीमारी के साथ ही है, वो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में मोशन कभी बंद के नहीं आता है, वो लूज मोशन जैसा ही रहता है, 2-3 बार 4 बार जाते हैं, कभी कभी खाना खाने के तुरंत बाद जाना पड़ता है, तो इसलिए क्या है कि उनको मैंने कभी कभी क्या है, वो तुरंत जाएंगे तो फिर उनको भूख भी लग सकती है, दोबारा खाने की इच्छा होगी, और फिर या तो उल्टी में निकल जाएगा या मोशन में निकल जाएगा, मैंने इसके सब आईबीएस के बहुत सारे पहलू हैं, लेकिन हमको क्या करना है, पहले हाई बीपी के लिए हम सिस्टोलिक बढ़ा हुआ है, 30 मेडुला तुरंत काम करेगा, तो पहले 30 मेडुला दो, इवन पूरा भी जी हेपरिन भी दे सकते हो, लेकिन पहले 30 मेडुला दो। फिर देखो यूडीएफ में इनके पेन पॉइंट्स क्या हैं, अक्सर इनको गैस में दर्द होगा तो गैस तो देना ही पड़ेगा, तो उसमें चाहे आप टीएनएस गैस दे दो पहले, उसके बाद आप गैस ओनली का पॉइंट दो, गैस ही मत देना पहले गैस ओनली का पॉइंट दो, 1 गैस ओनली डे वाला दो, या 3 गैस ओनली दो, जैसे भी जरूरत है। आप बोलेंगे जरूरत कैसे समझ में आएगा, ये किसलिए है, उंगली इसको यूज करो सर, और उसको पेट में देखो कहाँ दर्द है, कितना दर्द है, तो पहले 2-3 दिन तो ज्यादा बार गैस ओनली देना पड़ेगा, और गैस ओनली देने के बाद गैसाई का दर्द चेक करना, याद रखना गैसाई का दर्द नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जब गैस ओनली में दर्द है ज्यादा तो ऊपरी भाग में पैन के नीचे, तो उससे क्या होगा, जब हम गैस ओनली का दर्द जब देखेंगे तो उस समय गैसाई का दर्द पता नहीं चलेगा, क्योंकि तो उधर ही कड़क है ना, नीचे हाथ इतना जाएगा नहीं, तो इसीलिए पहले गैस ओनली का दर्द निकालिए, 2 बार 3 बार जो भी है, आप उसको 1 गैस ओनली दे सकते हैं, या 1 गैस ओनली 3 वाला या 6 वाला, जितने बार जैसे जरूरत है वो दे सकते हैं, वो पेशेंट टू पेशेंट डिफर करेगा, ज्यादातर 1 गैस ओनली फास्ट भी दे सकते हैं। आजकल मैंने एक बार देखा है कि एक पेशेंट को मैंने क्या दिया था, फास्ट गैस ओनली है ना, मैंने बोला फास्ट गैस ओनली एक बार दिया, फायदा नहीं हुआ ज्यादा, तो मैंने उसको क्या बोला, थेरेपिस्ट को फास्ट गैस ओनली के स्टाइल में 6 सेकंड रुको, यानी एक ही मैंने धीरे धीरे हम 10-12 पॉइंट बनाते हैं ना, तो उसमें हर एक पॉइंट में 6 सेकंड रुको, तो एक ही ट्रीटमेंट में उसको वहां का दर्द काफी कम हो गया, तो ये एक मैंने केस की बात है। और दूसरा एक गैस ओनली का सेट भी है, 2 सेट है जो मैं अभी ग्रुप में मैं आज आपको डाल दूंगा, तो गैस ओनली का सेट है, तो शायद पिछली बार डाला है कि नहीं याद नहीं, लेकिन वो डाल देंगे, तो वो जो सेट है वो मैंने सीवियर इसके लिए गैस के प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है, और गैस का दर्द निकालना, आईबीएस में गैस का दर्द निकालना चाहिए, तो ये दोनों आपने अभी दे दिया, पहले 30 मिनट दे दिया हाई बीपी के लिए, फिर गैस के लिए जो भी पॉइंट दिया, फिर देखो गैस का दर्द निकल गया, उसके बाद देखो गैसाई का दर्द कितना है, देखो इंटेस्टाइन की मोटिलिटी को भी बढ़ानी है ना, तो केवल हम स्टमक के लिए नहीं बढ़ाएंगे, इंटेस्टाइन को भी ठीक करना है, और जो पहले नहीं दिया, क्योंकि ऑलरेडी आईबीएस में इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में इंटेस्टाइन की मोटिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए उसको पहले नहीं देना है,
बट लेकिन जब हम गैस ओनली बहुत बार देंगे तो नेचुरली थोड़ी सी लगाम लग गया ना, घोड़े को लगाम लग गया, तो उस समय हमको फिर धीरे से छोड़ना है। 1 पॉइंट गैस ओनली, 1 गैस आई 3 वाला पहले दो, फिर देखो जरूरत है तो 1 गैस 6 वाला दो, ठीक है। तो ये हो गया, पहले ये दे दिया, फिर एक ही दिन में इसको तो ठीक कर नहीं सकते ना, तो पहले दिन में इतना दिया, वो थोड़ा सा मैंने उसको बोलो क्या कल बताओ कैसे लगा। फिर कल आने के बाद अभी देखेंगे आप, यही वही पॉइंट देखेंगे, क्या है गैसोली का दर्द देखेंगे, फिर मोशन के बारे में पूछेंगे, हाई बीपी कैसा है पूछेंगे, ये सब तो देखेंगे ना। फिर हाई बीपी तो कुछ तो कम हो गया होगा, हो सकता है दोबारा रात को बढ़ जाए, क्योंकि हाई बीपी जो है वो बीमारी नहीं है, वो मानसिक संतुलन से संबंधित है। तो अगर दोबारा बोले आप मैंने हो सके तो आप उसको जाने से पहले आप बीपी चेक करो, बिफोर एंड आफ्टर चेक करो, 30 मिनट से पहले 30 मिनट के बाद चेक करो, ठीक है। उसके बाद आप देखा कि भाई हाँ बीपी थोड़ी सी कम हुई, नोटबुक में लिख के रख दो। रात को वो घर जाता है, हो सकता है घर में कुछ प्रॉब्लम हो, ऑफिस का प्रॉब्लम हो, फिर बीपी चढ़ जाएगा, तो दूसरे दिन आएगा बीपी फिर ऊपर है, ये भी उतना नहीं होगा, तो समझो पहले 160 था या 180 था, तो हो सकता है अभी 170 में आया हो। तो आप क्या समझना, ये अभी बीपी बढ़ गई, रात को 150 आया लेकिन अभी 170 आ गया वापस, मतलब क्या है, उनको मानसिक टेंशन है। तो आप पहले क्या शुरू करेंगे, 8 मडूला, टोटली नई चीज है। 8 मेडुला हम बीपी के लिए नहीं दे रहे हैं, 8 मेडुला बीपी को ठीक नहीं करता है, 8 मेडुला परिस्थिति को ठीक करता है, उनके मानसिक परिस्थिति को ठीक करता है। ऐसे सब करने से ही आपको मैंने अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो 8 मेडुला दिया, उसके बाद आगे बाकी फिर जैसे बाकी करना है वो करेंगे। तो फिर अगर यूडीएफ, तो ये यूडीएफ की समस्या अगर कुछ हद तक कम हुई होगी तो गैस ओनली में इतना दर्द नहीं रहेगा, फिर आप टू मोशन के बारे में पूछिए। फिर उसके बाद आपको देना है एब्डोमिनल पेन रिलीफ फॉर्मूला, एपीआर, ठीक है। तो एपीआर देंगे, ऐसे करते 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 आपको धीरे धीरे करके उस पर काबू आ जाएगा। तो आशा है कि आपको ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है, आशा है कि आपको अच्छा लगा है, इसको करके देखिए तो रिजल्ट बताइए, ठीक है। तो बाकी लोगों को मैं नमन करता हूँ। संजीत सिंह जी, थैंक यू वेरी मच। संजीत सिंह जी, रेखा जी, रिंकू भौमिक जी, आशीर्वाद, सत्येंद्र शर्मा जी, आचार्य जी, इतने सुंदर से एक्सप्लेन करने के लिए थैंक यू वेरी मच, ठीक है जी। और संगीता विश्वास जी, भालो लागलो तो ठीक है, खूब भालो। हाँ, संजू कुमारी जी, नमस्ते, आशीर्वाद। अमित पाल जी, आशीर्वाद। दिलीप महिदर जी, आशीर्वाद। अंजलि बैनर्जी, हेलो, खूब भालो लागलो, थैंक यू। अरविंद प्रधान जी, बस आप लोग सब वहां जाके, यहाँ इतने फुलझड़ियां झांक रहे हैं ना, तो वहां भी जाके प्लीज लिखिएगा आप लोग। दीपेंद्र जी, हाँ दीपेंद्र राउत ने, देखो बेटा अभी बहुत ज्यादा क्वेश्चन मत पूछो, ग्रुप में दोबारा पूछ लेना मैंने, ठीक है। दीपेंद्र जी, यहाँ है हड्डी में कैल्शियम बढ़ने का प्रॉब्लम, पर में क्या ट्रीटमेंट है, यानी पर भी वही है ना, एंटी कैल्सिफिकेशन फॉर्मूला अभी अभी जो हमने बताया एथेरोस्क्लेरोसिस के लिए, वो एक फॉर्मूला है, लेकिन पर में एसिड की प्रॉब्लम होती है, सर्कुलेशन की प्रॉब्लम होती है, यानी उसमें आप जो भी ट्रीटमेंट देंगे उसमें आप ये एथेरोस्क्लेरोसिस में जरूरत नहीं है, हड्डी में ये पर में आपको बॉटम ऑफ फीट जरूर देना है, हेपरिन जरूर देना है। तो ये हेपरिन और बॉटम ऑफ फीट मैंने एंड में देना है। बाकी आप ये 2 पैन दे सकते हो, फिर इसमें 2 पैन बॉटम ऑफ फीट वो भी दे दो, 2 पैन बॉटम ऑफ फीट दे दो। फिर कैल्शियम, ये अगर एसिड की बड़ी हुई है इसके लिए एटीएफ दे दो, उसमें भी बॉटम ऑफ फीट दे दो, 2-3 बार बॉटम ऑफ फीट दे दो। और फिर ये 4 पैरा 7 लीवर 8 सिस्टोलिक एरिया जो है कैल्सिफिकेशन को निकालने के लिए दे दो, फिर अच्छा आएगा। ओके, अनीता जी, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट प्रवचन, बहुत बढ़िया। अनीता जी, थैंक यू। आशीर्वाद, रिंकू जी, थैंक यू। महेंद्र सिंह जी, थैंक यू जी। ज्योति सुराना जी, आशीर्वाद। अभय नाइक जी, आशीर्वाद। सर, जिसका क्रैम्प, जम्बारू डेंगिया जी, जिसका जिसका क्रैम्प्स आती है और एंकल में बोन्स पर है, तो पहले बोन्स पर को ठीक करो,
पहले बोन्स पर को ठीक करो। अक्सर ऐसे सब क्रैम्प क्या होते हैं, सर्कुलेशन की कमी से। बोन्स पर अभी भी मैंने बताया क्या करना है, तो वीडियो से सुन लेना। तो बोन्स पर में आपको पहले सर्कुलेशन को जैसे ही ठीक करेंगे, वो क्रैम्प कभी कभी उससे ठीक हो जाते हैं। तो पहले वो सब ठीक करो, उसके बाद जरूरत है तो 120 दे सकते हैं एंड में। पहले स्पर को ठीक करो, उसका दर्द कम हो जाएगा, नहीं तो वो एडी नीचे ही नहीं रख पाएगा। तो जब एडी नीचे नहीं रख पाएगा तो नेचुरली क्या क्रैम्प्स आएंगे, क्योंकि वहां सर्कुलेशन की कमी हो रही। ठीक है, ओके, थैंक यू कमलेश चौधरी जी, न्यूरोथेरेपी की सबसे बेस्ट क्लास है, थैंक यू। और अभी मैं एक छोटी सी सबसे निवेदन करने वाला हूँ। अच्छा, ज्वाइन किया, रिकॉर्डिंग डाल देना प्लीज, मिलेगा कल भी, एक दो दिन के अंदर मिल जाएगा। महेंद्र सत्यम जी थैंक यू वेरी मच। राजकुमार सैनी, राजभारती सैनी जी, मॉर्निंग में क्रैप्स आते हैं, वो इसी से मैंने बता दिया, वो ऑलरेडी, वो सुन लेना। ओके, प्लीज शेयर द वे फेदर टच अगेन, प्रभावती जी, ओके ओके, फेदर टच अगेन, फेदर टच मीन इंक्रीजिंग सर्कुलेशन टू द कैपिलरी लेवल। फेदर टच क्या मतलब है, कैपिलरी लेवल तक एकदम छोटी 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 नलिकाएं, उसको उत्तेजित करना। तो उसमें हम लोग, अगर मयूर पंख मिलता है तो मयूर पंख से करो, उसको तो मैंने बता दिया कि मयूर पंख कैसे करना है, ये वीडियो दोबारा सुन लेना। दूसरी बात है कि इस गुरुजी ने इसके ऊपर, वो वेद में ही है, आपके किताब में फेदर टच पर वो कैसे दिया उन्होंने, वो उससे एक एयरपोर्ट में एक पेशेंट से वो मिले थे, वो दिल्ली में, मतलब एक किस्सा पूरा उसमें लिखा हुआ है, मैं किस्सा केवल यहाँ याद करा रहा हूँ आप सभी के लिए। एयरपोर्ट पे पेशेंट मिले थे, तो उनको, वो व्हील चेयर में थी मैडम, काफी बुजुर्ग, और व्हील चेयर में थी। तो अभी फ्लाइट के लिए टाइम होने वाला है, और उस समय गुरुजी थोड़े पहले पहुंचे थे, तो ये लोग पेशेंट के रिश्तेदारों ने उनको लेके आया, बोला आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। तो गुरुजी ने क्या किया, हल्का से उनके ऐसे गाल में किया, और गुरुजी का टच हमेशा नरम होता है, ठीक है, उनके हाथ भी ना बहुत मुलायम होते हैं, हाथ और पैर दोनों को। वो जो तेल घिसते थे केवल हाथ और पैर को नरम रखने के लिए, तो तेल लगा के मालिश करके ही वो नहाते थे, ठंडे पानी से नहाते थे ज्यादातर, तो वो तेल मालिश करके नहाते। उसको उन्होंने ऐसे लगाया, तो वो मैडम ने क्या बोला, गुरुजी एक और बार कीजिए ना। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, और एक बार से अब ठीक हो जाओ, चिंता मत करो, ऐसे लगा है। और आप बिलीव नहीं करेंगे, तो वो मैडम जो व्हील चेयर में थी, वो धीरे धीरे करके पकड़ के उठ गई। तो गुरुजी ने आपने क्या किया, आप लोग सब लोग पूछ रहे थे, गुरुजी आपने क्या किया। नेचुरल, गुरुजी ने बोला कुछ नहीं, इसको ये है, ये फेदर टच का एक नमूना है, बाद में इसके बारे में मैं लिखूंगा करके, उसके बाद उन्होंने उसके ऊपर पूरे खोज करके अनेक सारे पेशेंट के ऊपर ये करके, पैरालिसिस में तो फेदर टच बहुत अच्छा काम किया। एक मेल पेशेंट के ऊपर उन्होंने माथे के ऊपर तो फेदर टच किया, सब जगह फेदर टच किया। तो ठीक है, तो ये है फेदर टच का चमत्कार, ठीक है। तो आई होप आई हैव गिवन दैट 120 प्रीति मैडम हैज रिटर्न 125 DCC, देखो ठीक कर सकते हैं। ओ नहीं, फीवर वो सबलक्सेशन डिस्कोलोकेशन के लिए आपको इंजुरी ट्रीटमेंट देना है, और बड़ा केयरफुली देना है। वो सब मैंने थोड़े रिपोर्ट्स वगैरह लेकर फिर उनके स्टडी करने के बाद ही बेटर आई कैन से, ठीक है। बट डेफिनेटली इंजुरी ट्रीटमेंट इज नीडेड, विल बी नीडेड। ओनली थिंग, इफ ही इज नॉट हैविंग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, मैंने डायबिटीज वगैरह ना हो, तो आप पूरा इंजुरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं। नहीं तो बहुत बार 60 फिंगर गॉल लिवर इंडस्ट्री अनेक बार दीजिए, जीते जाइए, ठीक है। तो ऐसे करके हुए करेंगे। हाँ, अभी और भी कुछ नहीं। थैंक यू दीपक तोड़े जी, थैंक यू, ठीक है जी, ग्रेट सल्यूट आचार्य जी, सत्येंद्र जी, मैं भी सल्यूट करता हूँ आपको, आपका भी वंडरफुल सेशन होता है। पवन शर्मा जी थैंक यू वेरी मच, संतोष कुमार यादव जी थैंक यू वेरी मच, और फिर राजू सिंह ने लिखा है कि आपके उदाहरणों से स्पष्ट समझ में आता है। अच्छा प्लीज, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, वहां जाके रेन ग्रुप में, आश्रम परिवार ग्रुप में लिखिएगा प्लीज, मुझे कम से कम 50 लोग तो लिख सकते हैं। अच्छा, और एक बात है, देखो आज 200 लोग जुड़े हुए हैं, मिनिमम 200 लोग, पहले ज्यादा थे, तो आप लोग सबसे रिक्वेस्ट है
कि देखो मैं जो मैंने ज्ञान गंगा बहा रहा हूँ, इसको अनेक लोग चाहिए। आप सब लोग एक एक व्यक्ति को जबरदस्ती से आप ये फोर्स करके इसमें जुड़वा दीजिए, तो मेरे लिए नहीं उनके लिए फायदा होगा। मेरे लिए तो फायदा होगा, मैं ये नहीं करता, लेकिन उनके लिए फायदा होगा। इतना तो सभी लोग कर सकते हैं ना। मेरा सिर्फ सेशन को बहुत अच्छा बोलने के साथ साथ एक व्यक्ति को प्रेरणा दीजिए, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर हो, चाहे पेशेंट हो, चाहे रिलेटिव हो, एक व्यक्ति को प्रेरणा दीजिए, उसको उसमें जोड़िए, तो फिर धीरे धीरे करके, और उसमें लोगों को फिर यूरोथेरेपी की गरिमा समझ में आएगी। मुझे गुरुजी की गरिमा के बारे में आम आदमी को समझाना है। मेरे बेचैन हूँ इसके लिए कि इतने लोग, इतने कम फीस है क्या, 1000 रुपए कुछ फीस है क्या? हम लोग एक बार होटल में जाते हैं तो 1000 रुपए खर्चा हो जाते हैं, है कि नहीं? तो इसके बारे में ऐसे सोचिए, एक व्यक्ति को, हर एक व्यक्ति, कुछ लोगों ने जोड़ा हुआ है, तेजल चटर्जी वगैरह जो अलग अलग लोगों को बोलकर उन्होंने जोड़ा हुआ है। तो और भी डॉक्टर हैं, दीपंकर जी, खानरा जी, उन्होंने भी जोड़ा हुआ है। 5-6 लोगों को जोड़ा हुआ है। तो ऐसे आपको 5-6 लोग, मुझे उम्मीद नहीं है, आप केवल एक व्यक्ति को जोड़ो या 2 व्यक्ति को जोड़ो, बस इतनी की बात करो, ठीक है? ओके, अभी मैं अभी अरे वो मंजू जी जांगरा जी ने लिखा है, इतने प्लीज प्लीज अभी लोग थोड़ा क्वेश्चन तो बंद कर दीजिए, क्योंकि मुझे अभी बंद करना है इसको। और वहां तो बताइए नहीं सब चीजें। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, किसी का बीपी 180/145 हो और यूरिन में प्रोटीन डिस्चार्ज होता हो तो भी 125 DCC टू ADR भी दे सकते हैं। देखो ये मैंने प्रॉब्लम ही अलग है। देखो बीपी हाई हो रहा है और प्रोटीन डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब किडनी का प्रॉब्लम है। ये बीपी की प्रॉब्लम सेकेंडरी है, यानी क्योंकि किडनी ही बीपी को बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब किडनी क्यों बीपी बढ़ा रहे हैं? एक तो उनमें प्रोटीन डिस्चार्ज हो रहा है, यानी कि किडनी में सर्कुलेशन, ये वो जो मैंने ग्लोमेरुलस जो है वो उसके छेद बड़े हो गई, नहीं तो प्रोटीन बाहर नहीं जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये किडनी फेलियर की, मैंने हो सकता है फेलियर नहीं है, लेकिन किडनी में कुछ डैमेज हो गया है। तो उसके लिए तो आपको किडनी डैमेज के बारे में सोचना है ना। उससे केवल 2 दीजिए, 1.11 दीजिए, और उसमें पहले उसको उसमें देखिए कि क्या किडनी में कोई मार लगी थी। इनको थाइमस नहीं दे सकते क्योंकि अक्सर ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है, तो इसलिए बहुत बढ़िया कुछ नहीं है। लेकिन इसको आप मैंने अलग से उस पेशेंट से भिजवाइए, उसका ट्रीटमेंट हम शुरू कर सकते हैं, ऐसे करना है ना। केवल एक लाइन में इसका आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है? तो एनीवे, तो 128 DCC उनमें पहले नहीं देंगे, हालांकि लगेगा कैल्शियम वगैरह के लिए, वो बाद में सोचना है। पहले आपको 2 देंगे, 1.11 देंगे, ये देके समझो ये, और पी हेपरिन 6 ADR दे सकते हैं। ये सब देके एक 15-20 दिन के बाद आप फिर प्रोटीन डिस्चार्ज कितना होता है, कम हुआ कि नहीं, ये देखिए। उसके बाद हम सोच सकते हैं, फिर कैल्शियम वगैरह टेस्टिंग कराओ, फिर कैल्शियम कहाँ से जा रहा है, यूरिन से निकल रहा है, कहाँ से जा रहा है, ये सब देखकर फिर ट्रीटमेंट देना है। मोस्ट लाइकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की तरफ जा रहा है, मालूम नहीं है, बट इसलिए 2 1.11 और पी हेपरिन 6 ADR, हाँ, और CNNS गैस ऑल 3 दे सकते हैं, ठीक है? ओके, बहुत बढ़िया भालू गुंडरे जी, थैंक यू वेरी मच। आप वहां जाके लिखिएगा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 2 ADR एंड 4 ADR? कैन वी गिव 4 ADR फॉर सोडियम? मैं इसको के ऊपर, क्योंकि 4 ADR, 2 ADR, 4 ADR, 6 ADR के बारे में मैं कंपैरेटिव ये बना रहा हूँ, तो वो उधर आएगा। वैसे 4 ADR फॉर लो सोडियम, 4 ADR ज्यादातर वो ग्लूकागॉन से शुगर बढ़ाएगा, तो वो हम सोडियम के लिए, लो सोडियम के लिए 2 ADR ही देना बेटर है, 4 ADR नहीं दे सकते, ठीक है? एक बार हाई बीपी के लिए भी बता दीजिए रेखा जी, हाई बीपी का तो पूरा मेरा स्टेशन ही हाई बीपी का है, प्लीज जरा सुन लीजिए ना, इसमें कुछ नहीं है। हाँ, अच्छा, राजू सिंह जी ने 9:30 को लिखा है कि आचार्य जी, कई बार बच्चों में भी देखा जाता है कि रात को सोते समय पैर ऊपर नीचे पटकते हैं, क्या उन्हें डायरेक्ट 125 DCC देना चाहिए, या पहले नॉर्मल देना चाहिए, या उसके साथ 3 gall 7 liver ऐड करना चाहिए, सीक्वेंस कैसे रखना चाहिए? बहुत बढ़िया, ओके, ठीक है, अच्छा कुछ नहीं। तो पहले ऊपर नीचे पैर फेंकना या झटकना, ये सब हो सकता है क्रैम्प्स हो, बट इसको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम बोल के भी एक बीमारी आजकल नाम दिया जाता है।
इसमें रेस्टलेस लेग सिंड्रोम में मैंने ऐसे पैर को अचानक खींचना, ठीक है, जरूरत नहीं जो क्रैम्प्स होता है, क्या होता है उनके सोने के स्टाइल में हो सकता है उनके पीठ में कुछ प्रॉब्लम है, कोई नस दब रही है, इसके कारण उनको वो रिलैक्स करने के लिए वो पैर खींचते हैं तो तुरंत वो रिलैक्स हो जाता है। तो फिर भी इसमें नॉर्मल तो दे सकते हैं, डेफिनेटली फ्री गॉल 7 लीवर भी दे सकते हैं, लेकिन उसके बाद उनको जो है पीठ में क्या प्रॉब्लम है, वैसे इससे छोटे बच्चों के लिए तो हम मैंने एक्सरे वगैरह लेना मैंने ठीक नहीं है। तो आप क्या करो, पहले उसको बच्चा कैसे खड़ा रहता है उसको देखो, क्या थोड़ा सा झुक के खड़ा है क्या, बचपन में ही ये सब चीजें तकलीफ हो सकते हैं, हल्का सा स्कोलियोसिस आता है, क्या बच्चा मोटा है कि पतला है, तो वो देखो, ज्यादातर मोटे होंगे तो ये सब प्रॉब्लम आएंगे, क्योंकि जब वो पेट के बल लेटते हैं तो पेट के वजन के कारण वो हाथ पीठ में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये है, तो इसलिए ये सब अब देखकर तो मैंने जो मेरे पास आया है दिमाग में वो मैंने आपको बता दिया। डॉक्टर न्यूगॉल दिले होबे सेरोटोनिन, हाँ इसी में लिखा है सेरोटोनिन, हाँ सेरोटोनिन दे सकते हैं, खैर अच्छी बात है सुनील जी, गुड। वेटर न्यू बॉल दिले होगे सर, देखते होगे वेटर न्यू बॉल नहीं, वो पेन पॉइंट्स के ऊपर चेक करके बता सकते हैं। अच्छा, थैंक यू योगी राव किताब ने एम सुमित किशोर हृदय से धन्यवाद, थैंक यू, मैं भी धन्यवाद देता हूँ। सूर्य प्रकाश जी थैंक यू जी, स्वामी शाह जी थैंक यू जी, फिर जीतू सिंह जी थैंक यू जी, जीतू सिंह चौहान जी, फिर कल्पना शर्मा जी थैंक यू, और आशुतोष शर्मा जी, अरे वाह बहुत दिन के बाद, अरे आशुतोष शर्मा जी, मानसिक स्वास्थ्य ठीक न होने से भी क्वांटिटी अब्जॉर्प्शन कम होता है, परफेक्ट है, आप जो बोल रहे हैं करेक्ट है। हाँ कश्यप राज जी थैंक यू, हरिशंकर कुशवाहा, डायस्टोलिक बीपी ज्यादा हो तो उसमें भी दे सकते हैं, हाँ हेपरिन तो दे सकते हैं उसमें, ठीक है, थैंक यू मंजू प्रजापति जी थैंक यू, अनिता जी पूरा पीडीएफ का प्रिंट आउट मिलेगा, देखेंगे बाद में। वंदना जी खांसी के लिए क्या करना है, खांसी के लिए क्या करना है, प्रशांत जी थैंक यू, मंजू जैन जी क्लास 2 पर थैंक यू, अदिति जैन जी कैल्शियम की कमी हो तो उसके को पूरा करने के लिए कितने बार 120 देना चाहिए, ये अच्छी क्वेश्चन है, टॉपिक से रिलेटेड है। देखो कैल्शियम की कमी के लिए पूरा करने के लिए आपको पूरा डाइजेशन को पहले ठीक करना पड़ेगा, 120 बार बार एक दिन में तो दे ही नहीं सकते, अरे तो 48 आवर्स तो वैसे भी उसके लिए वेट करना उचित है, गलत नहीं है देना है, कभी कभी आश्रम में हम लोग देते हैं, हर एक दिन में भी दिए हैं, 5-5 ट्रीटमेंट वहां चलता था, बट लेकिन ये क्यों कमी हो रही है, क्यों वो आगे नहीं बढ़ रहा है वो देखना है, ठीक है। पूजा चड्डा जी थैंक यू, गीता गोपानी जी थैंक यू, स्वाति कोहली जी वेरी गुड थैंक यू, परवीन भाभी जी, जिनको कार्टिलेज प्रॉब्लम हो उनको भी 120 दे सकते हैं क्या, तो स्वेट बहुत आते हैं और हाथ पैर में सुन्नपन भी है, अरे वाह ये 3 प्रॉब्लम है, कार्टिलेज प्रॉब्लम है 120 दे सकते हैं, लेकिन वो कार्टिलेज घिस रहा है कि नहीं क्या देखना है, ठीक है। स्वेट बहुत आता है तो उसके लिए 3 स्वेट अच्छा है, और हाथ पैर में सुन्नपन भी है तो इसका मतलब यहाँ सर्कुलेशन ठीक नहीं है, तभी हाथ पैर सुन्न होते हैं, हाथ पैर नहीं, हाथ पैर सुन्न होते हैं तो वो कुछ विटामिन की कमी होगी या इधर नस दब रहा है रूट में, यही तो सर्विकल का प्रॉब्लम है, तभी हाथ पैर दोनों सुन्न होंगे। अगर केवल हाथ सुन्न है पैर सुन्न नहीं है, पैर में सुन्नपन है, पैर में सुन्नपन नहीं है तो बात दूसरी है, लेकिन हाथ पैर दोनों सुन्न है तो यहाँ तक नहीं, ठीक है, उसके लिए वो एक्सरे वगैरह देख के देखना पड़ेगा। हाई शुगर हाई बीपी में किसको ठीक करना है, शुगर को ठीक करना है पहले, शुगर के लिए ठीक करेंगे क्योंकि उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह है तो हाई बीपी भी हो जाएगा, तो पहले शुगर को ठीक कीजिए और फिर बीच बीच में हाई बीपी के लिए सर्टिमेडोला वगैरह की हेपरिन वगैरह उसमें ऐड कर सकते हैं। राजू सिंह जी मैं वो तो हमने जवाब दे दिया, थैंक यू। डीकैल्सिफिकेशन 1 दिन में कितने बार दे सकते हैं पर पेशेंट, एक दिन में एक ही रखो, ज्यादा नहीं रखो, थैंक यू। हरजीत सिंह जी मुझे भी मजा आ गया आपके ये सब देखकर, और रंजीत सिंह जी ये बहुत लंबा है प्लीज मैं इसको अभी देख भी नहीं पाऊंगा, मैं बाद में देखते हैं, इसको आप ग्रुप में लिखिएगा, ठीक है। थैंक यू रविंद्र कुमार जी थैंक यू, हरजीत सिंह जी थैंक यू, जीतू सिंह जी थैंक यू।
हाँ, 125 DCC देने के पहले डाइजेशन शुद्ध करना जरूरी है क्या? 100% जरूरी है जितू सोलंकी जी, 100% डाइजेशन को ठीक करना जरूरी है, ये मैंने बोल दिया है। ठीक है, डायस्टोलिक बीपी ज्यादा हो तो उसमें 125 DCC दे सकते हैं क्या? डायस्टोलिक बीपी को पहले ठीक करो ना, तो उसको हेपरिन देने से डायस्टोलिक बीपी ठीक हो जाएगा। उसको कैल्शियम की कमी के लिए 125 DCC देते हैं, डायस्टोलिक बीपी कम करने के लिए 125 DCC नहीं देते। तो डायबिटिक पेशेंट को इंज्यूरी ट्रीटमेंट नहीं देने का कारण, नहीं देने का नहीं, वो थाइमस अक्सर लोगों में, कुछ लोगों में नहीं, कुछ लोगों में थाइमस देने से शुगर बढ़ जाता था क्योंकि उनको ऑटो इम्यून बीमारी था, लेकिन हर व्यक्ति को ऐसा होता है ऐसे नहीं। तो आप क्या करो, आजकल 1.1 थाइमस भी चलता है। अगर बाकी शुगर को पहले ठीक करने के लिए सब ट्रीटमेंट दो और फिर किसी का माइक खुला है, कृपया माइक बंद कर दीजिए। नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है, मुझे तो यहाँ कोई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। हाँ ठीक है, देखते हैं। थैंक यू नवीन जी। किसी का माइक खुला है, देखो किसका माइक खुला है, टर्न ऑफ द माइक। ठीक है, ओके, अभी ठीक कर दे रहे, अभी कोई भी बोल नहीं सकते, ठीक है ना, मैंने बंद कर दिया। ठीक है, हाँ हाँ, बालू गुजरे जी आपने, नहीं उसकी कहाँ चला गया? हाँ, डिकैल्सिफिकेशन इसका चल रहा था, फिर कोई याद ही नहीं, तो ऊपर नीचे हो गया। हाँ, डायबिटिक पेशेंट को इंज्यूरी ट्रीटमेंट नहीं देने का कारण मैंने बता दिया कि थाइमस, कभी कभी थाइमस देने से शुगर बढ़ जाता था, इसलिए उसको बंद किया। आप ऐसे करो कि पहले डायबिटीज को ठीक करो, फिर मीटर रीडिंग ले लो शुगर का, और उसके बाद 1 पॉइंट थाइमस दो, 1 थाइमस भी तो चलेगा, 1 थाइमस लेफ्ट राइट दोनों साइड में दो, देखो शुगर के ऊपर क्या असर होता है, या 1 थाइमस टेस्ट भी दे सकते हैं। उसके बाद देखो, फिर अगर वो ठीक है तो फिर पूरा इंजरी ट्रीटमेंट दे सकते हैं, लेकिन फूक के कदम रखना है। ओके, निर्मल दास जी थैंक यू वेरी मच, हेमा बुदा जी थैंक यू, सरशीत जी थैंक यू। मैंने बता दिया आपको डिकैल्सिफिकेशन कितनी बार दे सकते हैं वगैरह। थैंक यू वीरेंद्र जी, परवीन जी थैंक यू। एसिडिटी बढ़ने से बीपी, हाई बीपी बढ़ता है, हाँ कुछ लोगों में होता है। एसिडिटी बढ़ने से, अपने पढ़ने से लिखा है, कोई बात नहीं। पैरों में दर्द, इनके में दर्द के लिए क्या ट्रीटमेंट दे? ठीक है, वो सब, ये सब अगर हरिओम जी हैं तो वो आप लोग से उनसे बात कर लेना। मैं तो अभी केवल जो इम्पोर्टेंट है वो देख रहा हूँ। ठीक है, भालू गुंद्रे जी आपने बहुत बार मेरे को ये दिया, ज्योति सुराना जी, ये सब आप मैंने बाद में देखेंगे, मैं अभी इसको बंद करने वाला हूँ। बस ठीक है, निर्मल दास जी, जब भी खाना खाता हूँ पसीना आते हैं, तब क्या ट्रीटमेंट दें? हाँ, खाना खाने से पसीना आता है तो गुरुजी बोलते थे एक बार एंजाइना ट्रीटमेंट दे दो, बहुत बढ़िया, कुछ भी नहीं है। और ठीक है, ओके, कैलाश जी आवाज सही आ रही है। तो एक बार ज्योति सुराना जी का मैं देख लेता हूँ, बस अभी क्वेश्चन 1 2, अगर हाई बीपी के साथ पीएसएच हाई आया तो क्या देना होता है? हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। जब पीएसएच ज्यादा आता है, सब लोग ध्यान से सुनिए, जब पीएसएच ज्यादा आता है इसका मतलब है कि थायराइड जो मिस्त्री है हमारे शरीर का, वो कम काम कर रहा है। तो उसके लिए पहले थायराइड को ठीक करो, और उसके बाद हाई बीपी अगर जितना बहुत ज्यादा है तो उसको थोड़ा सा 30 मिडला वगैरह दे देना, मना नहीं है, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किस पर होना चाहिए? थायराइड पे, क्योंकि थायराइड ठीक करेगा तो सभी लोग ठीक काम करेंगे। वो मिस्त्री है, इंपॉर्टेंट सुपरवाइजर। ठीक है, ओके बेटा, कॉपी करना।